उससे पूछता है कि मम्मी क्या हुआ, मेरे प्रिंसिपल सर ने आपको क्यों बुलाया था? तो उन्होंने कहा कि बेटा, प्रिंसिपल सर ने ये कहा कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड स्पेशल चाइल्ड, so our school is not efficient to provide the study education to your special child. आप देखिए कि एक माँ ने किस विश्वास के साथ उस बच्चे को पूरी जिंदगी के लिए तैयार कर दिया। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, जिसको हम आप सभी ने शायद पढ़ा भी होगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हम बहुत सारे कथानक को अलग-अलग जगह से पढ़ लेते हैं। ये बड़े होके बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, जिन्होंने 1879 में फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब की डिस्कवरी की और थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से हम उनको जानते हैं। तो आप देखिए कि एक माँ एक अपने बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए कितना सकारात्मकता से उसको भर दिया और उस हिसाब से उस बच्चे ने इस दुनिया में परफॉर्मेंस किया कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इंटेलिजेंट हूँ। ऐसा ही कुछ हम गुजरात में सुनते हैं पाणिनि के व्याकरणकर्ता के लिए कि उनकी माताजी को भी इसी तरीके से कहा गया था कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, तो इसको किसी दिहाड़ी मजदूरी काम में लगा लो। मगर उसकी माँ ने उस टीचर को मुँह पे कह दिया था कि मेरा बेटा वो स्टडी करेगा, वो संस्कृत के ग्रंथों की रचना करेगा कि दुनिया हजारों सालों तक, युगों तक उसको पढ़ती रहेगी। और आज हम जानते हैं कि पाणिनि के व्याकरण में जो बात है, वो नासा जैसी इंस्टीट्यूट 20 वर्ष तक दुनिया की प्रत्येक भाषाओं का विश्लेषण करने के बाद उनको सही लगता है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। है ना? ये हम सब पत्र-पत्रिकाओं में और वैसे व्हाट्सएप पे हमने पढ़ा है कि संस्कृत बहुत अच्छी है, कंप्यूटर के लिए अच्छी है, मगर नहीं, संस्कृत अच्छी है वो कितने साल बाद उन्होंने जाना? 20 साल की मेहनत के बाद उनको पता चला है कि संस्कृत इज द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड और वो कंप्यूटर के लिए भी बहुत ही सुगम है, सुचारू है। तो ऐसे 2 विद्वानों को नमन करते हुए हम आज के व्याख्यान की शुरुआत करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 267th लेक्चर में मैं आप सभी का अभिवादन और धन्यवाद करते हुए, स्वागत करते हुए, आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में डॉक्टर नम्रता को मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नम्रता ने अपनी यूजी की पढ़ाई मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर से की है और उसके बाद 8 साल तक आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस मेडिकल ऑफिसर की पद पर कार्य करके लिया है। उसके बाद अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही आप यहाँ 1 महीने पहले भी नहीं, अभी थोड़े 1 सप्ताह पहले ही आप यहाँ से संस्कृत विभाग से पोस्ट ग्रेजुएशन करके अभी आप अपने मूल वतन में वापस गई है और मैंने आपको जैसे ही कहा कि आप कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करेंगे, तो आपने बिल्कुल सहर्ष हाँ बोला। मैं आपके आज के व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आगे की कार्यवाही के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नम्रता। हेलो, डॉक्टर नम्रता। Hello, am I जी, audible, ma'am? हाँ जी, हाँ जी। Yes. Thank you so much, ma'am. हाँ A जी। very good evening to all of you. I am Dr. Namrata Yadav, and cordially invite you, sir, on this 267th lecture of Vishwa Ayurveda Parishad. I am feeling very proud to introduce today's speaker, who is Vaidya Viral Shah, sir. Sir is MD on Dravyagund, and sir is the owner of Narayan Ayurveda Clinic, Ahmedabad. Sir is not attached with any institute. Sir is purely private practitioner. Sir offers traditional Ayurvedic therapy for arthritis, piles, prostate enlargement, fever, cancer, HIV, hypertension, and other diseases. Sir uses medicines derived from medicinal plants inspired by the Honorable Raj Vaidya Rasiklal Parekh sir and Vaidya Shri Siti Shukla Sahib. Sir is not attached with any institute. He is purely private practitioner. Sir worked on Bhallatak, Ginger, Phyllanthus, Musta, Siraita, Indrajav, Amalaki, Haritiki, Vibhitiki, Aristak, and many more.
Sir, from behalf of all, I am really inviting you on today's auspicious lecture, and I'm very sure that we will have much knowledge from your lecture. But before starting today's lecture, I would like to invite you, sir, for Dhanvantari. I'd like to invite all of you for Dhanvantari Vandana. So it's my humble request for all of you. Please धन्वंतरी वंदना के लिए सभी तैयार हो जाएंगे. शंखं चक्रं जलौकाददितम् अमृतघटं चारुदुर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छ अतिहृदयं सुखपरिवेशन मौलिसम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोजलाङ्गं कटितटविलसन् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरी त्वं निखिलगदम् इव प्रौढिदावाग्निलीलं यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा श्रेष्ठा दिव्य महौषधीश विविधान् दूरी करोत्याम्यां बिम्बाणो जनिना चकास्थे भुवने पीयूषपूर्णं घटं त्वं धन्वन्तरी रूपम् ईशम् अलम वंदामहे शेषे. बोलिए भगवान धन्वंतरी जी की जय. सर, मैं आज के लेक्चर के लिए आपको सभी की तरफ से वार्म वेलकम करती हूँ और सर आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया आप आज का लेक्चर शुरू करेंगे. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नम्रता. जी जी सर, थैंक यू सर. माननीय अतिल बहन, सभी प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी मित्र, आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है द ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी इन द मैनेजमेंट ऑफ द इन द पेन मैनेजमेंट. ये स्टार्ट करने से पहले कुछ वनस्पति का प्रचार जो मैं करता हूँ, तो थोड़ी वनस्पतियों को मैं थोड़ी दिखा देता हूँ. ये मेरे पास सबसे पहले है, ये कुंवर पाठा है, कुमारी है, क्योंकि अभी दीपावली आ रही है तो बंस के केसेस आएंगे, तो उसका जो उसमें से जो गम जैसा पदार्थ निकलता है वो कहीं पे भी बंस हो तो उसमें तुरंत ही काम करता है. तो ये भी हमने बहुत सारे लोगों को देखा है और ये अच्छा है. तो ये बहुत सारे अलग अलग रोगों में काम करता है, लेकिन ये बंस में बहुत अच्छा काम करता है. एक और है कि हमारे रोज सब्जी में हम आलू पकाकर खाते हैं, तो आलू पक जाता है तो उसके बाद उसका छिलका निकाल दीजिए, फिर उसका आलू का जो मावा होता है वो भी बंस पर लगा सकते हैं. ये भी एक अच्छी मेडिसिन है. मेरे पास एक है, ये वनस्पति है, ये वासा है. ये वासा को आप आसपास, घर के आसपास आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं. ये वासा है, ये नासागत रक्तस्राव में कहीं भी ब्लीडिंग होती है उसमें काम करता है. ये वासा कई लोग काश श्वास प्रतिशय में यूज करते हैं, लेकिन ये शीत वीर्य है, तो सभी प्रकार की काश में उपयोगी नहीं है. ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है. ये 15 से 20 पत्ते ये वासा के पत्ते हैं, उसमें 8-10 दाने काली द्राक्ष के और थोड़े से, और करीब 5 ग्राम जितना हरित की है उसका ग्रैन्यूल्स है, उसको मिलाकर उसका काढ़ा बनाते हैं. फिर उसका काढ़ा को आप शर्करा के साथ लेते हैं तो ब्लीडिंग में अच्छा काम करता है. अब नासागत रक्तस्राव है तो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं. दूसरा, ये मेरे पास अभी बारिश की बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो लोगों के घर के आसपास और ये अड़ूसी के प्लांट बहुत अच्छे हुए, तो उसके पत्ते होते हैं, उसके वासा का ये चूर्ण बना सकते हैं. बहुत बेहतरीन वासा चूर्ण बनती है. और वासा को कलेक्ट करने के लिए बुधवार या शनिवार को कलेक्ट करना चाहिए. और ये बहुत अच्छा ग्रीन कलर का पाउडर बनता है. तो ये वासा चूर्ण वैसे ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में होता अच्छा काम करता है. तो ये बहुत अच्छा वासा का काम है कि दंत मंजन उसका बहुत अच्छा बनता है. वासा चूर्ण का एक दंत मंजन अच्छा बनता है. आपके लिए वासा चूर्ण का भी काम कर सकते हैं. उसमें यदि उसमें दूसरे द्रव्य मिलाकर भी उसका दंत मंजन बहुत अच्छा होता है. जैसे आप दंत मंजन करते हैं
उसको दांत में लगाते तुरंत ही, यदि आपके गले में कफ जमा है तो तुरंत ही कफ निकलेगा, चिकना चिकना प्रवाही बाहर निकलेगा, दांत बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे और दंत कृमि आदि बीमारी से आप बचेंगे। बहुत बेहतरीन ये है, बाल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही आजकल क्या है कि डेंटल की ट्रीटमेंट जल्दी से नहीं लेनी चाहिए, उसकी बहुत सारी साइड इफेक्ट रहती है। कई बार डेंटल की ट्रीटमेंट कराने के बाद कई प्रकार के सीरियसुल और उसकी साइड इफेक्ट रहती है, कई बार कैंसर जैसी भी बीमारी होती है। मूलभूत आप प्रतिशय मूलम उद्भूत रोगाणाम उस सिद्धांत को उल्लंघन करके कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये वासा एक बहुत अच्छी चीज है, आप आसपास में उगा सकते हैं और एक बहुत अच्छा उसका दंत मंजन बना सकते हैं। अभी सीजन वनस्पति की चालू हो गई है। ये मेरे पास आंबा हल्दी है, ये आंबा हल्दी है, उसका पाउडर बना सकते हैं और उसमें से जो उसका जो लेप है अलग अलग प्रकार की वेदना दूर करने में काम करता है। अभी चिकनगुनिया की सीजन चल रही है, आंबा की सीजन है, तो उसमें लेप करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। कोई अभिघात शोथ है तो उसमें लगाने के लिए अच्छे, उसका लेप बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या ये आम्र हल्दी की अभी सीजन चल रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। ये मेरे पास बॉय आमली है, ये भूमि आमले की फिलेंथस, ये उसके पर भी अहमदाबाद में बहुत रिसर्च हुआ है। ये हिमोलिटिक जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करता है और उसको सुखा कर उसका यौकुट बना सकते हैं और उसका क्वाथ बनाकर पी सकते हैं। उसका क्वाथ के साथ काली मिर्च लेना होता है, तो ये उसका क्वाथ काली मिर्च के साथ लेने से डायबिटीज में बहुत अच्छा होता है। ये बोए आमले की है, उसका जो काथ बनाती है तो उसका डबल प्रोसीजर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें से बैंडेड मटेरियल निकलता है। तो पहले प्रोसीजर में जो है उसको निकाल के फिर दोबारा उसका यूज करना पड़ता है। अभी आंवला की सीजन चल रही है, तो ये आप आंवला का ऐसे ही आज मुरब्बा ऐसे बना सकते हैं, आंवला की प्रास ऐसे बना सकते हैं। केवल च्यवनप्राश बनाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा सिंपल सा बना सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। जैसे रोटी सब्जी के साथ खाने के लिए वो भी अच्छा है और बहुत सारी बीमारी में अच्छा काम करता है। व्यसन छोड़ाने के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। ऐसे खाने से जो लोग को व्यसन में खासकर शराब छोड़ने की बात है तो उसमें एक अच्छा काम करते थे। पति को क्या कहे बिना जो शराब छोड़ने की बात है तो उसमें ये अच्छी अच्छी तरह काम करता है। ये आंवला की एक और चीज है, अभी भृंगराज बहुत अच्छा उग रहा है, बारिश अच्छी हुई है तो ये भृंगराज अच्छा अच्छी तरह हुआ है, सफेद फूल वाला। तो ये भृंगराज और आंवलकी में से अभी हेयर ऑयल भी आप बना सकते हैं। तो हेयर ऑयल बहुत अच्छा बनता है, ब्लैक कलर का। उसको बार बार फूट देना पड़ता है, बार बार 100 दिन का पाक करोगे तो बहुत अच्छा कलर उसका आ जाएगा, ब्लैक कलर का कलर आएगा। जैसे ही आप बालों में डालोगे तो बालों का कलर ब्लैक हो जाएगा। आपको डाई लगाने की, कोई हेयर कलर करने की जरूरत नहीं है। हेयर कलर करने से, डाई लगाने से बहुत सारी साइड इफेक्ट होती है, आंखों को नुकसान करते हैं, कानों को नुकसान करते हैं। तो इस तरह के उसका 100 दिन का प्रोसीजर होते थे। अच्छी तरह का आंवला बनता है, अच्छे अच्छे फार्म में से खुद कलेक्ट करिए और इस तरह से बनाते हैं। आज पुनर्वसु नक्षत्र है, बहुत अच्छा नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। ऐसा माना जाता है कि पुनर्वसु नक्षत्र में पुनर्वसु नक्षत्र गुनेगारों को, भ्रष्टाचारियों को कुछ न कुछ तकलीफ तो दे ही जाता है। कल पुष्य नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र, और कल शनिवार और पुष्य नक्षत्र है। वैसे ऐसा कहा जाता है गुरुवार को, बृहस्पतिवार को जो पुष्य नक्षत्र आता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, रविवार को पुष्य नक्षत्र आता है वो भी अच्छा माना जाता है, लेकिन शनिवार को पुष्य नक्षत्र आता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। कि शनि, पुष्य नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और जो पेन मैनेजमेंट की जो औषधियां कलेक्ट करनी है तो आपने शनिदेव पुष्य नक्षत्र में आपने कलेक्ट की है तो अच्छा है। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रा नक्षत्र ये शनिदेव के नक्षत्र है, उसमें आपने उस औषधि कलेक्ट की है तो अच्छा है। वनस्पतियों को वैसे भी नहीं ले सकते, उसको अमास पूनम ग्रह नक्षत्र के नियम लागू पड़ते हैं। चंद्र के बल के अनुसार वनस्पतियों को कलेक्ट करना पड़ता है। पूनम और पूनम के आसपास चंद्र का बल बहुत अच्छा रहता है तो उस समय वनस्पति को कलेक्ट करते हैं तो वनस्पति में एक्टिव प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे रहते हैं। अमास और अमावस के आसपास चंद्र का बल क्षीण होता है तो उस समय वनस्पति को हो सके तो लेना चाहिए। वनस्पति को हो सके तो प्रातःकाल ही लेना चाहिए। जैसे ही प्रातःकाल सूर्योदय होता है तो वनस्पति में शक्ति का संचार हो जाता है। ऐसे सूर्य चंद्र ग्रहण उसके आसपास वनस्पति को कलेक्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे पास एक है, या अभी हल्दी की भी सीजन अच्छी हो गई है तो इसका स्किन केयर ऑयल बनता है, हल्दी में से बनता है। हल्दी, दारू हल्दी, यष्टि मधु और फिर लास्ट में उसमें मंजिष्ठा डालते हैं तो उसका बहुत ब्यूटीफुल कलर आता है। स्किन केयर ऑयल है, एंटीसेप्टिक ऑयल है।
आप कानों में भी डालते हैं, नाक में भी डाल सकते हैं, और कोई ड्रेसिंग करने में भी यूज, आप दांत में दर्द है तो दांत में भी उसका ड्रेसिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह दांत का दर्द अच्छा सामान हो जाएगा। कहीं भी आपको बच्चों को व्हाइट सर्कल हुआ है चेहरे पर कहीं पे, तो उसमें लगाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ये लिकोडर्मा में और ऐसे विटिलिगो में जहाँ पे पाइप उसमें लगाने के लिए भी ये बहुत अच्छी काम करते हैं। तो आप इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं। मेरे पास एक और चीज है, यष्टि मधु घृत है, आप घर बना सकते हैं। आप देसी गाय का घी बनाइए, खुद घर का घी का। यहाँ गुजरात में बहुत अच्छा गाय का घी मिलता है। देसी गाय होती है, गिर की गाय, लाल कलर की गाय होती है। जैसे सुरेंद्र नगर और सौराष्ट्र में कई जगह पर ऐसी गौशाला है जहाँ पे लाल गाय होती है, गिर की गाय होती है, देसी गाय होती है। उसका उसका घी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये उसमें से ये यष्टि मधु घृत बनता है। तो ये लगाने की ये वेदना दूर करने के लिए उपयोगी है। सुश्रुत संहिता में भी कहा गया है कि जो शस्त्र की वेदना दूर करनी है तो उसमें यष्टि मधु का घृत लगाना चाहिए। तो इस तरह से यष्टि मधु का घृत, वैसे भी इंटरनल उसका यूज होता है, एब्डोमिनल में पेन होता है तो उसमें भी यष्टि मधु घृत काम का करता है। मुखपात में भी लगाने के लिए यष्टि मधु घृत बहुत अच्छा काम करता है। इस तरह की चीजें आप घर पे, मैंने अभी आमलकी का मुरब्बा बना, ये एक प्रकार का आमलकी का जाम है। वैसे ही आप अन्य फ्रूट्स का भी जाम बना सकते हैं। जैसे अभी एप्पल अच्छा मिलता है, एप्पल शिमला अच्छा मिलता है, तो एप्पल को बाहर का छिलका निकाल दिए, उसका टुकड़ा करके उसको क्रश कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको धीमी आंच पर थोड़ा सा गर्म करें, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें, तो उसमें उसका भी जाम बन सकता है, इंस्टेंट जाम बन सकता है। उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, तो बच्चों को भी ये खाने में पसंद होगा। वैसे भी आप इस तरह से पाइनएप्पल का भी जाम बना सकते हैं और पपीता का भी जाम बना सकते हैं। तो रोज रोज कुछ न कुछ, हफ्ते में रोज नहीं तो हफ्ते में 15 दिन में कुछ न कुछ आप चीज बनाते हैं तो आपको आयुर्वेद में कुछ न कुछ इंटरेस्ट आता है। मेरे पास यही है, ये त्रिफला क्वाथ है। जैसे त्रिफला बहुत यूज होते हैं, सालों से, हजारों सालों से त्रिफला बहुत यूज होती है, लेकिन त्रिफला का ग्रेन्यूल्स होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की हरित की इस्तेमाल करें। हरित के कई प्रकार मार्केट में मिलते हैं, 30 हरित का, 40 हरित का, इस तरह से मिलता है, 20 हरित का। तो जो सबसे अच्छी हरित की है उसको लेना चाहिए। वो हरित का ग्रेन्यूल्स, बीबीटी का ग्रेन्यूल्स में बनाते समय भी उसको डबल प्रोसीजर लगता है, क्योंकि उसमें बैंडिक मटेरियल्स बहुत निकलता है और उसको बहुत देके उसका यौकुट करना पड़ता है और फिर उसको क्रॉस करना पड़ता है। और अच्छी क्वालिटी का आपने आंवला दिया है तो उसका बना सकते हैं। तो ये चक्षु से क्वाथ बहुत सारे बीमारी काम करता है। और वैसे भी हमारे कई लोगों की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, तो आंखों में डालने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चक्षु से क्वाथ है, करीब 20 ग्राम पैकेट होता है। तो उसमें 150-200 ml पानी में भिगो दीजिए आधे घंटे 1 घंटे, फिर उसको स्लोली धीमे होकर आप 5 मिनट बॉईल करिए, फिर छान कर उसका जो 2 बार उसको छान लीजिए, फिर उसका जो पानी ऊपर ऊपर का है उसका छोटे छोटे ड्रेप्स आंख में डालिए, तो आंख बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो की शुरुआत हुई तो बहुत अच्छे कैटरेक्ट चला जाएगा, जल्दी से परेशान नहीं करेगा। नेत्र की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई कंजक्टिवाइटिस हुई है, नेत्र में कोई जलन है, नेत्र में गंदू है, तो इसके लिए बहुत उपयोगी चीज है। तो इस तरह की चीजें हमें बनानी चाहिए। अभी वनस्पति के सीजन, नवंबर महीने के बाद गोकसुर बहुत बढ़िया आता है। दिसंबर जनवरी में गोकसुर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अभी भी चालू हो गई है। यहाँ पे गुजरात में कई इलाकों में जगह का गोकसुर का अलग अलग गुण होता है। सभी जगह मार्केट में सभी जगह पर अच्छे गोकसुर नहीं मिलते हैं, आपको खुद ढूंढ के निकालने पड़ते हैं और उसका यौकुट बहुत काम की चीज है। कई बार इमरजेंसी में गोकसुर बहुत काम आता है। कई गर्म पदार्थ के सेवन करने से या कोई मलेरिया की एंटी मलेरियल ड्रग्स लेने से, कोई पेन किलर लेने की वजह से, कोई हायर एंटीबायोटिक लेने की वजह से हिमेचुरिया हो जाता है, यूरिन में खून आने लगता है, तो उसको दूर करने के लिए गोकसुर बहुत काम करता है। एक गोकसुर का क्वाथ ऊपर शतावरी का शीतपाक लेना होता है, तो इससे बंद हो जाता है। मेरे पास एक और चीज है, ये यष्टुमती का ऑइंटमेंट है। ऐसा भी आप घर पे बना सकते हैं बहुत अच्छी तरीके। ये जो स्किन का ऑयल बना है उसको पहले बना दीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा वैक्स डाल दीजिए। जैसे ईगल अगर मीणबत्ती आती है, और ऐसे ही जो प्योरली वेजिटेरियन मीणबत्ती है, कैंडल्स आते हैं, उसमें थोड़ा उसका पार्ट्स मिलाना होता है और बाद में उसमें यष्टुमती पाउडर, बारीक माइक्रो पाउडर मिलाते हैं। इससे तुरंत ये यष्टुमती का ऑइंटमेंट हो जाता है। ये पाइल्स में लगाने के लिए, अलग अलग जगह में वेदना में लगाने के लिए, और ये विपादिका में लगाने के लिए उपयोगी है। मेरे पास बल्लातक के बारे में पहले भी बताया, लेकिन अभी विंटर का सीजन है तो अभी बल्लातक का प्रयोग करना है तो बहुत अच्छी सीजन है।
जिन लोगों को सोराइसिस है, जिसको वेरिकोस वेन है और उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिन लोगों को पीजी में थीसिस लेना है तो सोराइसिस में, वेरिकोस वेन में, कैंसर में और वंध्यत्व में इसका थीसिस ले सकते हैं। बहुत बढ़िया ड्रग्स है। मेरे पास एक और चीज है, लहसुन का घृत बनाया गया है। लहसुन में से ऐसे लहसुन का तेल भी बना सकते हैं। वो एक्सटर्नली अप्लाई होता है, आप नी जॉइंट में पेन होता है तो उसमें लगाने के लिए। ऐसे ही आप वात व्याधि में उपयोगी लहसुन का घृत है। तो आज का टॉपिक है ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पेन, फॉर द पेन मैनेजमेंट। देखिए, पेन, कई प्रकार के पेन के लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं। जैसे उदरशूल के लोग आते हैं, उदरशूल के लोग आते हैं। दांत की अभी ठंडी की सीजन चालू होगी तो लोग दांत में दर्द है ऐसे लोग भी आएंगे, कान में दर्द है ऐसे भी आएंगे, सिरसूल वाले भी आएंगे। और भी अंश वेदना हो रही है और चिकनगुनिया है आपको, अमवात की वेदना वाले भी आ जाएंगे। जिसको नी जॉइंट में दर्द है, अलग अलग प्रकार के साइटिका, ऐसे अलग अलग प्रकार के पेन वाले रोग आएंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उदरशूल में। तो उदरशूल का जो वर्णन है वैसे तो गुल में ही चरक संहिता में किया गया है। स्थूल तो स्थूल का उसमें ही वर्णन किया। तो दर्शन, स्पर्शन, ऐसी त्रिविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा से आप कर सकते हैं, उसकी परीक्षा कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा उपसय अनुपसय से होता है। जैसे आर्द्रका रस और उसमें मिलाकर किसी दर्दी को दिया गया तो उससे उसकी पेट की जलन बढ़ती है, तो उसका मतलब यह है कि उनको अम्लपित है। यदि आर्द्रका रस और शहद मिलाकर उस लेने से उसकी पेट की जलन कम हो जाती है तो उसका मतलब ये है कि उसको अजीर्ण हुआ है। वैसे त्रिकुट देने के, त्रिकुट पाउडर देने के बाद यदि सूल बढ़ता है तो ये मतलब उसका मतलब ये है कि पैक्टिक सूल है। यदि केवल घृत, सादा घृत लेने से पेन, उदरशूल कम होता है तो ये पैक्टिक सूल है। यष्टि मधु घृत लेने के बाद पेन कम होता है तो भी ये पैक्टिक प्रदान है। पिपला क्वाथ लेने के बाद भी ये उदरशूल कम होता है तो सूल पित्त प्रदान है। यदि ये विश्वादिक्वाथ, जिसमें विश्वा नागरमोथा है, इस तरह का उसका पानी पीने से या उसका पात पीने से कम होता है तो ये वात कफ प्रदान है। एक गुड़ शुंठी प्रयोग के बाद कम होता है तो भी एक वात कफ प्रदान है। तो इस तरह से हम निदान कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी क्लिनिक में आता है तो सामान्यतः उनकी क्षुधा कैसी है, उसकी तृषा कैसी है, उसको नींद कैसी आती है, मल प्रवृत्ति, मूत्र प्रवृत्ति और जो वायु प्रवृत्ति, वो सब पूछना चाहिए। और भी कुछ लक्षण पूछना चाहिए। उसको स्नोरिंग कैसी आ रही है, उसको जुम्बाई कैसी आ रही है, उसमें उत्साह कैसा है, वो सब भी पूछना चाहिए। ऑब्वियसली क्षुधा अधिक है तो, क्षुधा कम है तो आप मंदाग्नि देखते हैं, लेकिन कई बार क्षुधा अधिक होती है तो भी मंदाग्नि हो सकती है। तृषा अधिक होती है, जैसे प्यास अधिक लगती है तो भी वो मंदाग्नि का कारण होती है। जैसे किसी को ज्वर है फिर भी वो मंदाग्नि है, फिर भी तो प्यास बहुत लगती है। क्यों प्यास क्यों लगती है? कि जो वाटर है, वो जो पानी पीते हैं, वो पानी वो इस बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको तृषा अधिक रहती है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह हैं वो हमें बताते हैं निदान करने के लिए। और भी है, आप अंशंस डिसाइड करना चाहते हैं तो आप अलग अलग द्रव्यों के सेवन के आधार पर भी आप हिस्ट्री पूछ सकते हैं। जैसे आपने अम्ल पदार्थ कैसे खाए, दही, छाछ, इडली, टमाटर, ये सब 15-20 दिन में कैसे खाए, सॉल्ट और सॉल्ट की चीजें कितनी खाई आपने, क्षार वाली चीजें कितनी खाई, वो पूछ सकते हैं। गुड़ शक्कर वाली किसी मधुर पदार्थ वाले पदार्थ कितने खाए, वो आप पूछ सकते हैं। तीखे पदार्थ कितने खाए, स्पाइसेस कितने खाए, फ्राइड आर्टिकल्स कितने खाए, वो आप अलग अलग प्रकार के आप पूछ सकते हैं। और फिर फ्रूट्स कितने खाए, ड्राई फ्रूट्स कितने खाए, प्याज लहसुन कितने खाए, नॉनवेज कितने खाए, ये सब पूछ सकते हैं। एक्सपोजर ऑफ कोल्ड और वाइंड कितना हुआ है, वो सब करके भी आप अंशांश कल्पना का कर सकते हैं। तो जैसे और पूरा जो उदरशूल का है वो पूरा जठराग्नि के आधार पर रहता है। चरक संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि शांतो अग्नि ब्रियते युक्ति चिरम जेति अनामाय तस्मात् अग्नि संरक्षय। इस तरह का श्लोक आता है कि जो भी अग्नि को हम रक्षा करते हैं तो आदमी का आरोग्य अच्छा रहता है। अग्नि शांत हो जाता है तो मृत्यु हो जाता है। तस्मात् अग्नि संरक्षक, तो अग्नि को आप उस अग्नि की सुरक्षा करनी चाहिए। और एक आयु, वर्ण, बल, उच्चय, उत्साह, उच्चय, प्रभा, सारी चीजें जठराग्नि के आधार पर रहती है। और एक और चीज आती है कि दोषाणाम
दोषाणां प्रकोपो अग्नि संसितो तस्मात् न अतिशौर्यं न, इस तरह के श्लोक आते हैं। और भी मंदाग्नि वर्धते गुल्मो दीप्त अग्नि प्रशाम्यति, ये सारी चीजें जो उदरशूल होता है वो बताते कि जठराग्नि के साथ संबंध है। तो हमें ये ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी में जो देते हैं, गुड़ पिपली चूर्ण हमने बहुत सालों से यूज किया है। वैसे तो गुड़ पिपली चूर्ण है, वैसे डायरेक्टली स्थूल अधिकार में नहीं किया, वो अजीन में दिया गया है। ये सोडल निकंटू में सारंगधर में दिया गया हुआ। लेकिन ये जो गुड़ पिपली चूर्ण है वो उदरशूल में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सालों से हम दे देते हैं। जो पिपली आती है तो उसको पिपली को थोड़ा सा धूप में सुखाकर उसका माइक्रो पाउडर करना चाहिए, उसका बारीक पाउडर करना चाहिए। फिर 3-4 ग्राम पाउडर होता है, उसको 1-2 ग्राम उसके साथ मिलाकर प्रातःकाल लेना चाहिए सुबह में, और लेने के बाद 2-3 दिन तक कुछ खाना नहीं चाहिए। ये उदरशूल के लिए आपको देना चाहिए। एक पेट में कृमि हो तो उसके लिए भी ये गुड़ पिपली चूर्ण बहुत अच्छा है। आपको कंठ में कोई तकलीफ है, गले में कोई कफ है और गले कोई तकलीफ है, स्वर भेद है, तो गुड़ पिपली चूर्ण, पिपली का चूर्ण गुड़ के साथ रात को सोते समय लेना चाहिए। तो कई बार ये गुड़ पिपली चूर्ण लेने के बाद द्रव मोल प्रवृत्ति होती है, तो ये आपके अंदर दोष जमा होते हैं, तो अभी ऐसी द्रव मोल प्रवृत्ति होती है। वैसे डायरेक्टली कोई ऐसा तीव्र विरेचन द्रव्य नहीं है। तो विश्वादी अच्छी तरह क्वालिटी की विश्वा है, उसका ग्रेन्यूल्स है, नागरमोथा है उसका ग्रेन्यूल्स है, कीरातिक है उसका ग्रेन्यूल्स है। उसका पानी बनाकर पीना चाहिए, उसका पानी पीते हैं और साथ में एक गुड़ पिपली चूर्ण लेते हैं, सुदर्शन घनवटी लेते हैं, सामर्थ्य और उदरशूल में बहुत अच्छा फायदा रहता है। एक और कोई भी ऐसे उष्ण वीर्य वाले ड्रग्स होते हैं, इतना ज्यादा उष्ण वीर्य है नहीं है पिपली चूर्ण, तो उससे पहले यूरिन रूटीन चेक करना चाहिए। यूरिन में रेड सेल्स आता है कि नहीं, यूरिन में ऑक्टल ब्लड है नहीं, वो फ्रिक्वेंटली देखना चाहिए। कई बार उसका अतियोग हो जाता है वैसा और पित्त का उद्दक हो जाता है, यूरिन में रेड सेल्स चालू ना हो, उसका खास ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एक है कि जीरा शर्करा का पानी पीना चाहिए। तो 1 कप पानी में 5 ग्राम जीरा डालो, उसमें 2 ग्राम शर्करा डालो, फिर उसको 2-3 मिनट बॉईल करोगे तो 2-3 उफान आ जाएगा, फिर छान कर उसका पानी पियो। तो ये कोई भी सूल में सबसे पहले लेना चाहिए, उसके बाद कोई भी सूल की ट्रीटमेंट चालू करते तो अच्छा रहता है। तो कई बार क्या पित्त का अनुभव होता है तो शांत हो जाता है, तो दूसरी दवाइयाँ अच्छी तरह काम करती है। ब्लड का पीएच भी चेंज हो जाता है, तो अच्छी तरह से सुलग्न द्रव्य अच्छी तरह काम करता है। वैसे भी पैतिक सूल में जीरा शर्करा का पानी बहुत अच्छा काम करता है। जीरा शर्करा का पानी आपको यूरिन में पेशाब में जलन होती है तो उसमें भी काम करता है, पेशाब के अंदर पल्स जा रहे हैं तो उसमें भी आप दे सकते हैं। तो कहीं पेशाब छाती में चेस्ट में जलन होती है तो उसमें भी ये जीरा शर्करा का पानी बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए एक चीज है कि जो गुड़ अदरक प्रयोग है वो उदरशूल में बहुत अच्छा काम करता है। तो कोई भी प्रकार का ये हमें उदरशूल क्यों होता है? उदरशूल इसलिए होता है कि मान लो कोई प्रकार की कहीं पे कोई भी ऑर्गन में सोथ है, इन्फ्लामेशन आ गया है, कहीं पे ट्यूमर आ गया है और कहीं पे स्टोन आ गया है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल जमा हो गया है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल है तो उसको दूर करने के लिए स्पाज्म आता है। वो स्पाज्म आते हैं, इसलिए स्पाज्म के कारण हमें वो सूल होता है, उदरशूल होता है। और किसी भी कारण मान लो कि किसी महिला को यूट्राइन केविटी में कहीं ऐसी जगह पर ट्यूमर है जहाँ पे रेडियोथेरेपी भी नहीं हो सकती है, वहाँ पे सर्जरी भी नहीं हो सकती, कहीं कहीं अलग अलग जगह पर वो ट्यूमर के सेल्स चिपक गए हैं। तो वो चिपक गए तो क्या है, तो बॉडी उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, तो रिमूव करने के लिए वो बार बार स्पाज्म आएगी तो उसको उस महिला को वेदना भी होगी और साथ साथ उसके आसपास की कैपिलरी से रप्चर होगी तो उसमें ब्लीडिंग भी होगा, तो साथ में ब्लीडिंग भी होगा तो आगे जाके ब्लीडिंग होने के कारण उसका वेट लॉस भी होगा और कमजोरी भी आएगी, इस तरह के होगी। तो कहीं भी प्रकार की ऐसी पैथोलॉजी होती है तो कहीं भी अनवांटेड मटेरियल होता है तो उसको निकालने के लिए बॉडी की सिस्टम स्पाज्म लाती है, तो इसी वजह से हमें पेन होता है। तो यह दूसरी एक दवा है गुड़ अदरक
पड़ा है। गुड़ अदरक में आप ऐसा ले सकते हैं कि जैसे आज 20 ग्राम अदरक का रस लिया, कल 30 ग्राम अदरक का रस लिया, परसों 40 ग्राम अदरक का रस लिया, उसके साथ 5 ग्राम गुड़ लिया, और वो अर्ली मॉर्निंग सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे लेना होता है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे तक कुछ लेना नहीं होता है। और शाम को खाने से पहले हरित की टैबलेट लेनी होती है, रात को सोते समय सुदर्शन घनवटी लेनी होती है। अच्छा, और खाने में यदि कफ शुरू में कफ प्रदान होता है, मंदाग्नि प्रदान होता है, शुरू में आपको पका हुआ मूंग का पानी, पका हुआ मूंग, ऐसा डाइट रखना पड़ता है। खाखरा, मूंग की दाल को 10 मिनट भिगोकर उसका ढोकला बनाकर बिना फर्मेंटेशन का, इस तरह के डाइट पर रखना होता है। इस तरह के थोड़े दिन रखना होता है, बाद में आप उसको गाय के दूध पर रख सकते हैं। तो इस तरह से गुड़ अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास एक वैद्य के होने, आप खुद सूंठी बनाते हैं, बाजार में जो सूंठी मिलती है तो उससे आप खुद सूंठी बनाते हैं, वो भी एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है। तो सूंठी हमें अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट, माउंटेन्स, अलग अलग जगह से कलेक्ट करनी चाहिए, अमास, पूनम, ग्रह नक्षत्र नियम से, और बहुत अच्छी क्वालिटी की सूंठी होनी चाहिए। और उसको अच्छी तरह के जिंजर पाउडर बनाना चाहिए। तो जिंजर पाउडर 5 से 7 ग्राम एक एडल्ट के लिए शुरू में चालू करना चाहिए पहले दिन, और उसके साथ 2-3 ग्राम गुड़ लेना चाहिए। आज पहले दिन लिया, फिर दूसरे दिन 2-3 ग्राम इंक्रीज करिए, करीब 8-9 ग्राम तक ले सकते हैं। उसके साथ आप विश्वा का क्वाथ लेना होता है। अकेले विश्वा चूर्ण तो पेशेंट उसको संतोष भी नहीं होगा, तो उसके साथ एक प्लेसिबो भी देनी होती है। मान लो कोई रसायन टिकड़ी है तो उसकी आधी गोली, या कोई भी टिकड़ी आधी गोली लेनी होती है। उसके ऊपर ये विश्वादी चूर्ण लेना होता है। विश्वा चूर्ण भी अकेले नहीं सकते, उसको हाइड करना पड़ता है। प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई भी चीज सिंगल द्रव्य है वो अकेले नहीं दे सकते, उसको हाइड करने के लिए भी कुछ ना कुछ मिला सकते हैं। जैसे अभी मैंने वासा चूर्ण बताया, तो वासा चूर्ण वैसे हम अकेले नहीं दे सकते, उसका दंत मंजन भी बनाता है तो उसमें कुछ न कुछ मिलाना पड़ता है। उसमें हरित की चूर्ण, कुछ दारू हरिद्रा चूर्ण, ऐसा कुछ न कुछ मिलाना पड़ता है। लेकिन पेशेंट को संतोष नहीं होगा, और दोबारा वो आएंगे नहीं, और हमको कोई अच्छे ऑब्जर्वेशन भी नहीं मिलेगा, हमारा इतना अच्छा नहीं चलेगा। तो इस तरह से ये विश्वा चूर्ण है, तो उसमें आप दारू हल्दी का चूर्ण ऐसा कुछ आपको मिलाकर देना चाहिए। ऐसी पड़ी की बना पैकेट्स छोटे छोटे बटर पेपर में पैकेट्स उसके बनाकर देने चाहिए। और उसके ऊपर पहले, सबसे पहले ये रस्सा टिकड़ी होती है, कोई भी प्लेसेबो टिकड़ी लेनी होती है, उस पर विश्वादी चूर्ण लेना होता है, और उसके ऊपर विश्वादी क्वाट लेना होता है, और उसके बाद बिना केमिकल का गुड़ लेना होता है। और जैसे ही अभी कृति का गुड़ आता है, अच्छी अच्छी क्वालिटी का मधुर गुड़ आता है, अच्छी क्वालिटी का गुड़ लेना है, उसको सुबह में लेना होता है, करीब 4-5 ग्राम सुबह 5:30-6 बजे लेना होता है। 2-3 घंटे तक कुछ लेना नहीं है। उसमें भी ये जैसे गुड़ अदरक की तरफ शुरू में मंदाग्नि जैसा लगता है, तो शुरू में मूंग, पका मूंग का पानी ऐसा लेना होता है। फिर 2-3 दिन के बाद पेशेंट को गाय के दूध पर रखते हैं। गाय के दूध पर रखने की वजह से, जैसे गाय के दूध पर आ जाते हैं, उसके जो एब्डोमिनल पेन होता है उसमें काफी सुधार हो जाता है। वो पेन चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो कोलाइटिस की वजह से हो, या कोई ट्यूमर की वजह से हो, कोई मैलेग्नेंसी डेवलप हो रही हो, कोई भी कारण हो, कोई स्टोन भी हो, तो सभी में वो अच्छी तरह काम करता है। तो उसको डाइट में दूध लेना होता है। दूध कैसे लेते हैं? अ, दूध दूध ऐसे लेते हैं सुबह में 8:30-9 बजे। कुछ टेक्निकल कारण के कारण डॉक्टर विरल जी शायद लेफ्ट हो गए हैं ना, अभी थोड़ी सी उसमें ज्वाइन करेंगे। आप सब ने देखा कि कितना बढ़िया तरीके से, बहुत सामान्य योगों के माध्यम से, जो इस ऋतु में आसानी से मिल भी जाते हैं हमें, और हम उसका चिकित्सा में बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद विरल जी, है ना। नमस्कार जी। आपकी माइक अनम्यूट करनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। जो माइक का बटन है ना, वो रेड हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। विरल भाई, हाँ जी, माइक अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी। हाँ, बराबर। हाँ, तो दूध विश्वास चूर्ण का आप बात कर रहे थे, तो उसमें दूध लेना होता है, सुबह 8:30-9 बजे दूध लेना होता है।
करीब 150-200 ml, फिर 12:30-1 बजे दूध लेना होता है, दोपहर 4 बजे 150-200 ml दूध पीना होता है, और शाम को 7-8 बजे दूध लेना होता है। तो इस तरह से देसी गाय का दूध लेना होता है। अच्छी अच्छी देसी अच्छी क्वालिटी की देसी गाय हो तो अच्छा है। जैसे मैंने बताया, गिर की गाय हो, लाल गाय हो, बहुत अच्छी देसी गाय हो तो अच्छा है। कई बार कई गौशाला है अहमदाबाद में, तो उसका दूध फ्रिक्वेंटली लेबोरेटरी में एनालिसिस होता है, तो कई बार वो गाय बीमार होती है तो दूध देते ही नहीं। तो अच्छी क्वालिटी का दूध है तो अच्छा है। इस तरह से गाय का दूध लेना होता है। गाय के दूध को में से 2 बार मलाई निकल कर लेना होता है। तो करीब 600-700 ml दूध होता है, फिर आगे बढ़ के 800 ml दूध, 1 लीटर तक दूध जाता है। और दो पेशेंट को संतोष नहीं होता है तो दोपहर 12:30-1 बजे और शाम को 7:30 बजे जब दूध पीते हैं तो उसके साथ 2-3 खाखरा और या 2-3 सेकी हुई रोटी ऐसा खा सकते हैं। यदि पेशेंट का सोडियम ऐसा लग रहा है कि पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, नमक नहीं जा रहा है इसलिए, तो उसको नारियल का पानी भी बीच बीच में दे सकते हैं। और कभी ऐसा लगता है तो बीच बीच में कई बार मूंग का पानी भी दे सकते हैं, जिसमें उसको नमक की मात्रा दे। लेकिन वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से दूध के पर रहने से एक प्रकार की ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हो जाती है। आदमी के अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन की लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो जो भी ट्यूमर के अंदर, सोथ के अंदर अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसमें से पानी, इन्फ्लामेशन चला जाता है, उसमें से पानी निकल जाता है। तो उसको जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है किसी ट्यूमर की वजह से, कोई कोलाइटिस की वजह से, तो उसमें बहुत अच्छा रहता है। अ, किसी को मैंने पहले भी बोला था कि किसी को एसाइटिस हो, जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर हो और एसाइटिस हो गया है, और फिर दोनों पैरों में सूजन है, दोनों हाथों में सूजन है, मुंह पर भी सूजन आ गया है, उसको टैपिंग करने की जरूरत। उसमें भी ऐसा एक गुड़ या अदरक प्रयोग या गुड़ विश्व प्रयोग करना चाहिए। उसको दूध पर रखना चाहिए। उसको जब पानी पीने की जरूरत हो तो भी दूध पिलाना चाहिए, और अन्न खाने की जरूरत है तो भी दूध पिलाना चाहिए। तो तुरंत 3-4 दिन में काफी उनका जो सोथ है वो रिड्यूस हो जाता है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग गुड़, और जिन लोगों को ओबेसिटी है उनको वजन कम करने के लिए ये गुड़ अदरक प्रयोग बहुत अच्छा है। और भी वात व्याधि में बहुत अच्छी है। अभी मैं रिसेंटली अभी चल ही रहा है, अभी कल की बात करूँ, आज की भी बात करूँ, तो वात व्याधि में भी बहुत अच्छा काम करता है। जो लोगों को दोनों नी जॉइंट में पेन है, वेरिकोस वेन है, तो वेरिकोस वेन में, कैंसर में एक प्रकार की गुड़ अदरक प्रयोग है, एक प्रकार की कीमोथेरेपी। एक कीमोथेरेपी की हम डोज देते हैं। ये जब गुड़ अदरक प्रयोग, गुड़ विश्वा प्रयोग चल रहा है, तब उसको दूध पर रहना होता है। तो उसमें हो सके तो इतना आराम करें, हो सके तो इतना आराम करें। आराम वही कहा जाता है कि वो जितना हो सके सो जाए, और जितना हो सके घर में आराम करे, वही आराम। आदमी घूमता फिरता रहे ऐसे ऐसा नहीं, तो उसमें उसको ज्यादा बेनिफिट होता है, उसमें हीलिंग प्रोसेस ज्यादा अच्छा होता है, बहुत फायदा रहता है। तो आजकल क्या है कि एब्डोमिनल पेन कई बार होता है सामान्य, लेकिन बहुत बड़ा स्वरूप ले सकता है। कई लोगों को ऐसे एब्डोमिनल पेन लंबा चलता है तो उसमें से कोई ट्यूमर निकलता है, कोई सोनोग्राफी कराते हैं या सीटी स्कैन कराते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डॉक्टर को दिखता है। बायोप्सी कराते हैं, उसमें उसको एनालिसिस करते हैं, ये स्क्वेमस सेल्स निकला है, ये फलाना सेल्स निकला है, ऐसा उसको डिटेक्ट हो जाता है। फिर क्या मॉडर्न साइंस में ऐसा है कि एक बार निकला तो वो जहाँ है उस ऑर्गन को भी कापेंगे, उसके पास में पैंक्रियस है तो पैंक्रियस को भी कापेंगे, निकालेंगे। वो नजदीक में ओवरी है तो ओवरी भी कापेंगे, काटेंगे। कुछ न कुछ ऐसे गोल्ड ब्लेडर को काटेंगे, स्प्लीन को काटेंगे, और बहुत सारी चीज काटेंगे, और पेशेंट की हालत बहुत खराब हो जाती है। मान लो किसी को कोई पुरुष है तो उसको पेनिस का, ये उसके आसपास कैंसर है, तो उस पेनिस को तो भी निकालेंगे तो साथ साथ में टेस्टिकल भी निकाल देते। उनको मालूम नहीं कि टेस्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें से शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु एक हमारा फाउंडेशन है, उनको मालूम नहीं है, तो पेशेंट को आगे जाके बहुत तकलीफ होती है। तो एलोपैथी में क्या ऐसा है कि ऐसा कुछ न कुछ स्पॉट दिखाई देता है, तो एक के बाद कई ऑर्गन्स को उसको रिमूव करते हैं। तो ये गुड़ अदरक प्रयोग एक बहुत अच्छी चीज है। और किसी को उद्भववाद की साथ में उद्भववाद है और डकार ज्यादा आती है, ऐसा हो रहा है, तो उसमें शाम को खाने से पहले भी हरीत की चूर्ण देना चाहिए, उसमें थोड़े से शर्करा चूर्ण मिक्स कर देना चाहिए, और दोपहर खाने से पहले हरीत की टैबलेट देनी चाहिए, और प्रातःकाल उनको यष्टि मधु चूर्ण देना चाहिए। रात को सोते समय उनको सुदर्शन घनवटी देना चाहिए। और वैसे इसे ये हल्का सा डाइट देना चाहिए, जैसे मंदाकिनी के अनुरूप हो,
वह ऐसे आहार पर रखना चाहिए, तो उसको ऊर्ध्ववात की वजह साथ में चल रहा है तो उसमें आराम रहता है। एक और दवाई होती है कि सुकृति चूर्ण हमने बनाई है कई सालों से, तो उसमें देखिए सुलग्न दशमानी भी चरक संहिता में बताई गई है, और चरक संहिता सूत्र स्थान लिखा है, तो उसमें पहले अध्याय में इस पंच लवण के गुण धर्म लिखे गए, तो उसमें पंच लवण के बारे में लिखा गया, तो वो सुलग्न है। पंच सिंधव स्वरूचल सभी जो है लवण वो सुलग्न है। तो ये करीब 2.5 ग्राम सौचल का पाउडर है और 1 ग्राम सेंधव का पाउडर है। उसकी पुड़िया, इस तरह की पुड़िया एक बटर पेपर में बनाते रहते रहिए, और फिर ये करीब 100 ml गर्म पानी है, उसमें आधा कप वो आधा नींबू नीचों को डाल दिए, उसमें नीचों डालिए, और उसमें ये पुड़िया है उसमें डालकर उसको बराबर मिक्स करते जाए। फिर ये जो सुकृति चूना है, जब आदमी भोजन करता है उसके बीच में खाना होता है, उसमें बीच में खाना, उसको जैसे बीच बीच में पीता रहना पीना, जैसे हमारे यहाँ औषधि के भेषज के 15 काल भी बताए गए, ऐसे भोजन के बीच में खाने का भी एक काल होता है। भोजन के साथ साथ ग्रास से भी औषध लेने का सेवन है। तो जैसे लोग फॉरेन में शराब पीते रहते हैं भोजन करते हैं, वैसे ही उसका शरबत पीते हैं, वो भी कई प्रकार के वादी में अच्छा काम करते हैं। खासकर उद्भववात में जिन लोगों को बहुत वात प्रवृत्ति अधिक होती है, गैस में वो उदर आगमन होते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, तो उनमें वात प्रदान जो उदर रोग होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा एक हृदय आवरण चूर्ण जैसा है, जैसे इस चरक सिद्धि स्थान में बताया कि जिसमें त्रिकुट होते हैं, लवण होते हैं और हरित की होती है, उसको ये सामान्य नींबू मिलता है उसके साथ, या बिजोरा नींबू के रस के साथ लेने से भी वो आपको कहीं सूल होता है तो उसमें काम वो उरसूल उदरसूल दोनों में काम करता है। यष्टिमधु चूर्ण भी कई प्रकार के उदरसूल में काम करता है, तो खास पैतृक उदरसूल है उसमें यष्टिमधु चूर्ण देते हैं। जब यष्टिमधु चूर्ण लेना होता है उदरसूल में, तो प्रातः काल लेना होता है, क्योंकि उसमें साथ में वायु को अनुलोमन करने के लिए अनुलोमन ये हरित की टैबलेट देनी पड़ती है, तो वो भोजन से पहले लेनी पड़ती है। तो सुबह में हरित यष्टिमधु चूर्ण लेते हैं तो अच्छा रहता है। वैसे यष्टिमधु घृत मैंने अभी बताया, तो यष्टिमधु घृत भी बहुत एक अच्छी चीज है। अच्छी प्रकार का देसी गाय का घी आपको बनाइए, घर पे ही देसी गाय का घी बनाइए। देसी गाय का दूध आप रखिए, उसकी रोज मलाई निकाल कर उसका भी बना सकते हैं, या बलौना का भी घी बना दीजिए। फिर ये यष्टिमधु का घी बना कर रखिए। यष्टिमधु का घी भी होता है एक्सटर्नल यूज के लिए भी अच्छा है, कहीं पाइल्स में लगाने के लिए, कहीं व्रण हुआ तो उसमें भी लगाने के लिए अच्छा है। और यष्टिमधु घी कहीं भी मान लो दांत कहीं से ब्लीडिंग होता है तो उसमें भी अच्छा है। तो यष्टिमधु का घृत खाने के लिए भी बहुत अच्छा है। कई प्रकार के एब्डोमिनल पेन है मिटते नहीं, लोग बहुत प्रकार की सोनोग्राफी और बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को घूम कर आते हैं, तो बाद में यष्टिमधु घृत लेने के बाद बहुत अच्छा रहता है। तो यष्टिमधु घृत लेने का समय होता है, मान लो भोजन का समय, जब हमारे पास दवाई करने के आते हैं तो हम भोजन का समय इनको फिक्स करते हैं कि दोपहर 12:30 से 1:30 में खाना है, शाम को 7:30 के 8:30 के बीच खाना है। तो 12:30 बजे आप भोजन करते हैं, उसके 2 घंटे या 2.5 घंटे से पहले आपको ये अष्टमधु का घृत लेना है। करीब 4 ग्राम 5 ग्राम 7 ग्राम ऐसे लेना है। उस पर थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी पीना है। उसके लेने के बाद 2-3 घंटे तक कुछ खाना नहीं है। तो खास प्रकार जो वात पेतिक प्रकार की वेदना होती है उसमें अच्छा था। जहाँ पे एब्डोमिनल में वहाँ पे स्पॉट्स परीक्षा में टेंडरनेस होती है, तो उसमें ये अच्छी तरह का काम करता है। दूसरा एक त्रिफला क्वाथ है, जिसमें विबंध प्रदान होता है, उसमें त्रिफला क्वाथ भी लेना चाहिए। ये त्रिफला क्वाथ रात को सोते समय या सुबह लेने से उसमें भी ये त्रिफला क्वाथ भी एक अच्छी मेडिसिन है। एक मेडिसिन है आरोग्यवत क्वाथ। ये अभी उसकी सीजन आएगी, गरमाला की सीजन। आरोग्यवत, एक मिनट आवाज ना कर सकते, हाँ बोल सो नहीं। आरोग्यवत का क्वाथ होता है। आरोग्यवत का उसका पैकेट्स बनाना चाहिए। 25 ग्राम 30 ग्राम आरोग्यवत होता है, और उसको उसके पैकेट बना लीजिए, और फिर उसको आधा घंटा 1 घंटे रात को सोते समय भिगो दीजिए। फिर स्लोली बॉईल करके छान कर पी लीजिए। ऐसे ही उसको सुबह में भी पी सकते हैं। एक पैकेट 4 बार 5 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी इससे आरोग्यवत होता है। इससे कॉलन क्लीनर, इससे उसको स्त्रंसन बोला गया। इससे कॉलन क्लीनर आंतों को शुद्ध करता है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि आदरणीय साईं बाबा थे, तो वो अपनी योग शक्ति से अपने आंतों को बाहर निकालते थे और आंतों को वॉश करते थे।
तो आंतों को वॉश करना बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ही हम ऐसे वॉश तो नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आरगवत है वो हमारे आंतों को वॉश करते हैं। वॉश करने से हमारी बहुत सारी पैथोलॉजी दूर होती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हाँ, दूसरा जो सूल होते हैं उदर सूल, उसमें लंगन भी एक अच्छी, उपवास भी एक अच्छी काम करते हैं। तो उपवास अब रोगी के बल के अनुसार कराना चाहिए। 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा, ऐसे रोगी के बल के अनुसार उपवास कराना चाहिए। हमारा एक अनुभव है कि एक पेशेंट को अपेंडिसाइटिस का सजेस्ट किया गया था, तो 5 दिन तक वो उसको चावल के पानी पर रखा गया, तो उसका बिल्कुल रिमूव गया। उसको फिर अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये उपवास करने से कई प्रकार के पेन दूर हो जाते हैं। हाँ, केवल एब्डोमिनल के पेन की बात नहीं है, जैसे आम बात में भी उपवास बहुत अच्छा काम करता है। और भी जहाँ पे भी साम वायु है वहाँ पे उपवास उन पेशेंट के बल के अनुसार 12 घंटा, 24 घंटा, 36 घंटा ऐसे कर सकते हैं। जहाँ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी चलती है, अहमदाबाद के पहले चलती थी, अहमदाबाद के रायपुर खाड़िया इलाके में, वहाँ पे अभी बुजुर्ग लोग मुझे मिलते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो ये फलाने वैद्य ने, पुराने जमाने में ये वैद्य थे, तो उन्होंने 7 दिन उपवास कराए थे, 14 दिन उपवास कराए थे, कई लोगों ने बोला 21 दिन तक मुझे उपवास कराए थे। अभी इनका इतना बल नहीं होता है, तो 12 घंटा, 24 घंटे, 36 घंटे, इस तरह से हम उपवास पर कर सकते हैं। एक पेशेंट मुझे मेरे पास हरियाणा से आया था, वो हर्पीस का पेशेंट था, उसको पेन, स्किन डिसीज था, उसके साथ पेन उसको बहुत हुआ। उन्होंने बहुत सारी दवाई ली थी, तो मैंने उनको करीब 36 घंटे तक उपवास कराया था। उसके बाद उसका पेन बिल्कुल रिमूव हो गया था और बहुत उसको अच्छा फायदा हुआ। तो ये जो उपवास करने से कई प्रकार के सूल वेदना में समन होते हैं। ये वालू का स्वेद है। वालू का स्वेद है, रेती को सेक कर उसकी पोटली बनाकर उसका सेक करते हैं। तो डायरेक्टली एब्डोमेन पर उसको नहीं रख सकते, उसको एब्डोमेन पर नहीं रख सकते। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, दोनों पुरुष में इस तरह का सेक कर सकते हैं, उससे भी फायदा होता है। सैंड थेरेपी एक प्रकार की इनडायरेक्ट फायर थेरेपी है। रेती को सेक दीजिए, उसके करीब 15-20 किलो रेती है, और उसको सेक दीजिए, फिर उसको बिस्तर पर बिछाकर उसकी बेड बना दीजिए, उस पर चादर रख के आप सो जाइए। उसमें बहुत सारी बीमारी, कटी सूल है, उदर सूल है, उरसूल है, बहुत सारी साइटिका है, बहुत सारे पेन में बहुत अच्छा फायदा होता है। और रिसेंटली हमारे मित्र को भी बहुत एक्सपीरियंस हुआ था उसका। कोई भी प्रकार के सूल होता है, उधर सूल में एक चीज होती है कि उसमें पानी कम पीना, तो पानी की क्वालिटी भी वो बदल रही थी। ज्यादा पानी पीने से भी उधर सूल होता है। पानी, एलोपैथी में ऐसा बोलते हैं कि पानी बहुत पियो, पानी बहुत पियो, लेकिन पानी ज्यादा पीने से भी होता है, पानी कम करने की आवश्यकता रहती है। तो हमारे जो वाटर लेवल मेंटेन करना होता है हमारे बॉडी में, तो वाटर लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, जैसे गुड़ अदरक प्रयोग कराते हैं तो हम करीब 1 लीटर तक दूध पिला देते हैं, या फिर मूंग का पानी पीते तो मूंग का पानी 250 ml 3-4 बार करते हैं। इस तरह से नारियल का पानी देकर इस तरह का करके वाटर लेवल मेंटेन करना होता है। तो जो पीने का पानी होता है उसको कम करना, यदि पीने का पानी पीने की जरूरत है उसको बॉयल करके फिर उसको लघु लघु बनाकर उसको पीना करना। उसको लघु बनाकर आप पी सकते हैं। दूसरी बात है, जो भी उदरसूल होता है उसमें कई बार अनाज, थोड़े दिन अनाज बंद करने की जरूरत होती है। जब तक आप अनाज, जो अन्न खा रहे हैं, जो भी सीरियल्स का पल्सेस खा रहे हैं, जब तक बंद नहीं करेंगे, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स नहीं करेंगे, तब तक ये उदरसूल चालू ही रहेगा। तो कई थोड़े दिन के लिए उसको बंद करने की जरूरत है। इसलिए इसी कारण से ये गुड़ आदि प्रयोग, जिसमें केवल दूध पर रहना होता है या मुंह के पानी पर रहना होता है, तो ये प्रयोग इसलिए भी अच्छा होता है। जब तक आप अन्न बंद नहीं करते हैं तब तक वहाँ पे हीलिंग नहीं होता है। कई बार एक चीज होती है कि हम जो आटा यूज करते हैं, जो व्हीट फ्लोर यूज करते हैं, तो वो उसमें भी कुछ न कुछ गलती से उसमें पत्थर के कण आ जाते हैं, वो घंटी बराबर नहीं है या कुछ वजह से, तो भी लंबे समय तक आपको वो एब्डोमिनल पेन चालू रहता है। एक और चीज है उसमें पथ्य पालन के लिए, मैंने अभी बात की, पका हुआ मूंग का पानी लेना चाहिए, पका हुआ मूंग लेना चाहिए, उसमें अदरक, हल्दी, धनिया, जीरा डालना चाहिए, इसमें प्याज, लहसुन, नींबू ऐसा नहीं डालना चाहिए, उसमें लाल हरी मिर्च, हींग, मेथरी ऐसा नहीं डालना चाहिए, पहले से बोलना पड़ता है, जिस नहीं तो यूरिन में रेड सेल्स आते हैं। तो इस तरह से, और जब भी आप एब्डोमिनल पेन की ऐसे कीमोथेरेपी टाइप की ट्रीटमेंट देते हैं तो 4-5 दिन की ट्रीटमेंट देनी चाहिए, दवाई देनी चाहिए, ज्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए। और रोज पेशेंट को बोलना चाहिए कि रोज
1 बार 2 बार फोन से बात करें। यदि कोई गलती की वजह से कोई पित्त का प्रकोप हो जाए या यूरिन में रेड सेल्स आने लग जाए, यूरिन में ब्लड आना चालू ना हो जाए, इसलिए उसको बोलना चाहिए। तो ज़्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए। ये जो अच्छी तरह की जो विश्वा चूर्ण होती है, एक प्रकार की कीमोथेरेपी एजेंट है। अंदर पोटेंट ट्यूमर को भी दूर करती है, मैलिग्नेशन भी अच्छा काम कर सकती है। तो एक प्रकार की कीमोथेरेपी है। तो ये मूंग का पानी, पका हुआ मूंग इस तरफ से देना चाहिए, और उसमें लाल हरी मिर्च, हींग, मेथी रही तेल, ऐसे चीजें आप पहले से बंद कर दीजिए। एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एलोपैथी में कीमोथेरेपी देते हैं तो कुछ भी खाने को पीने को बोल देते हैं, तो हम पहले से ही इसको बोल देते हैं, बराबर। मेडिकेटेड पेशेंट शुड ऑल्सो बी एडवाइज टू टेक मेडिकेटेड राइस वाटर। जो अलग अलग प्रकार के चावल बाजार में मिलते हैं, जैसे गुजरात सत्तर जीरा से चावल मिलते हैं, बासमती के भी चावल मिलते हैं, कमोद के भी चावल मिलते हैं। उसमें जो जीरा से चावल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उसमें भी 4-6 महीना वैसे भी 4-6 महीने पुराने चावल होते हैं, वो अच्छा होता है। 6-8 महीने पुराने चावल। तो करीब 50 ग्राम चावल होते हैं, उसमें 300-400 ml पानी होता है। स्लोली उसको बॉईल करिए, फिर चावल पक जाए, फिर उसका जो पानी होता है इसमें थोड़ी सी मिश्री डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, और थोड़ा और फिर आपको उसमें थोड़ा सा सूंठी चोर डालना हो तो डालिए, या काली मिर्च का पाउडर डालना है तो डालिए। तो इस तरह से ये भी आप उदरसूल में आप दे सकते हैं। और थोड़ा सा उदरसूल थोड़ा आगे जाए तो थोड़ी सी जठराग्नि अच्छी लगे, तो उसमें आप दलिया पका कर भी दे सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के गेहूँ लेने चाहिए, जैसे टुकड़ी गेहूँ मिलते हैं, दाऊद खानी गेहूँ मिलते हैं, जैसे गुजरात में बावला है, धोलका है, डिस्ट्रिक्ट कोट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के दाऊद खानी गेहूँ बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे इस तरह के अच्छी क्वालिटी के गेहूँ होते हैं, तो उसके जो दलिया बनाया है आपने, उसको दलिया को ज़्यादा पानी डालकर पका देना चाहिए, और उसमें मिश्री डालना चाहिए, और उसमें से थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा क्रश करके वो भी देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो भोजन खा रहे हैं वो अच्छी तरह चबाते नहीं है, तो इसलिए भी गैस बहुत बनती है, इसी की वजह से भी उदरसूल होता है। तो भोजन चबा चबा कर खाना चाहिए। और जिसका दांत नहीं है, जिसके अंदर दांत बराबर नहीं है, तो उसकी वजह से भी वो चबा नहीं सकते, तो पेन रहता है सामान्य भोजन से, तो उसको थोड़ा मिक्सर में क्रश करके, जो भी खाना खा रहे हैं क्रश करके, थोड़ा सा क्रश करके देना चाहिए, तो अंदर जाके उसकी गैस कम बने। और थोड़ी अल्प मात्रा में थोड़ा जठराग्नि अच्छे होने लगे तो उसको सीरा बनाकर भी दे सकते हैं। गेहूं का आटा होता है, उसको घी में सेको, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और थोड़ी सी मिश्री डालो, और सीरा बन जाएगा। सीरा बनने के बाद थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालो और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालो। इस तरह का थोड़ा थोड़ा सीरा भी कुछ दिनों के बाद आप दे सकते हैं। और सीरा खाने के बाद तो क्या है, सीरा एक निंद्राप्रद है। बूढ़े लोगों को जिनको निंद्रा नहीं आती है, तो उनको निंद्रा करती है। तो निंद्रा करने के लिए कोई सेडेटिव 81 टैबलेट डाइजेपाम ऐसे देने की उसकी आदत नहीं डाले। तो इस तरह की एक निंद्राप्रद होती है, वो भी एक अच्छा एक प्रकार का ब्रुवणीय होता है, और सूल में बहुत अच्छा रहता है। जठराग्नि थोड़ा धीमे धीमे अच्छा होने लगे तब वो आप दे सकते हैं। तो सीरा के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो जीवनी है, ब्रूहणीय है, संतान उत्पत्ति कर है। वैसे सत्यनारायण की कथा में प्रसाद के रूप में सीरा दिया जाता है। तो सीरा एक बहुत अच्छी चीज है, अच्छी तरह से बनाना चाहिए, और उसमें अच्छे अच्छे प्रक्षेप द्रव्य अच्छी क्वालिटी के डालने चाहिए। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड गुवार, भिंडी, जो भी वायु करे ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। गुवार, भिंडी, अरहर, चेना, सेम, मटर, ऐसी वायु करे ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए। और जो जिनको उदरसूल और उदरसूल है उनको खिचड़ी भी खाना नहीं एडवाइस करनी चाहिए। खिचड़ी खाने के बाद भी कई लोगों को उदरसूल और उदरसूल बढ़ता है। तो खिचड़ी को भी इतना लघु आहार में मत समझिए। हमारे जो राजवीर ऋषिकलाल परीख हमेशा बोलते थे कि जो चावल है और जो दाल है उनको अलग अलग पकाओगे तो उसकी रासायनिक प्रक्रिया अलग होती है, और चावल और दाल दोनों को मिक्स करके पकाओगे तो उसकी रासायनिक प्रक्रिया अलग हो जाती है। उदरसूल उदरसूल जो जिन लोगों को होता है, जिनको एसिडिटी होती है, तो उनको खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। वैसे जो लोग मेहनत करते हैं, कि जो खेतों में मजदूरी करते हैं, उन लोग को ज्यादा परिश्रम करते हैं, उनको खिचड़ी खाने में कोई तकलीफ तो वैसे नहीं होती है। तो ये खिचड़ी जिनको उदरसूल उदरसूल होता है उसको खिचड़ी नहीं खानी। खिचड़ी के लिए मैं अभी बात निकली तो मैं एक बात भी और भी कर दूं कि खिचड़ी के साथ दूध पीना एक विरुद्ध आहार है। लोग समझते हैं कि दूध के साथ प्याज खाना, दूध के साथ लहसुन खाना, दूध के साथ खट्टी चीज खाना, दूध के साथ 100 आर्टिकल खाना विरुद्ध आहार है। लेकिन दूध के साथ
खिचड़ी के साथ दूध खाना वो भी एक प्रकार के विरुद्ध आहार है, वो भी कई प्रकार की बीमारी करते हैं। तो ये खिचड़ी उरसुल उदरसुल में नहीं खाना चाहिए। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड स्प्राउटेड पल्सेस। आजकल बहुत फैशन हो गई है, कई व्हाट्सएप मैसेज आती है और कई टेलीविजन में कई शो में भी बताया जाता है कि स्प्राउटेड मूंग खाया, स्प्राउटेड पल्सेस खाया, ऐसा नहीं चाहिए। वो आपको पेन, एब्डोमिनल पेन है, उरसुल है, उदरसुल है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। आजकल एक ये भी ट्रेंड चला है कि मल्टीपल ग्रेन्स मिक्स करके बिस्किट ग्रेन्स मिला करके बिस्किट बनाए जाते हैं, खाखरा बनाए जाते हैं, रोटी बनाए जाते हैं। और कई फूड शो में, कई फूड के चैनल हैं उसमें भी ऐसे बनाए जाते हैं, मल्टीपल ग्रेन्स को मिक्स करके के कई आइटम्स बनाई जाती है। वो भी एक नहीं, उदरसुल उरसुल है, वो नहीं, उसको जठराग्नि पर लोड पड़ते हैं। अलग अलग जो अन्न द्रव्य अलग अलग प्रकार के, उनके पचन की कैपेसिटी अलग अलग है, उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। तो जठराग्नि पर लोड करता है तो नहीं करना। इसी प्रकार के मल्टीपल पल्सेस मिक्स करके भी कई प्रकार की खिचड़ी या कोई आइटम्स बनाते हैं आजकल, वो भी नहीं बनाना चाहिए मल्टीपल पल्सेस मिक्स करके। पेशेंट शुड बी एडवाइज टू अवॉइड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, टी कॉफी ऐसे नहीं खाना चाहिए। इस तरह की चीजें जब आपको एब्डोमिनल पेन हो तो नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट देसी काऊ घी। एक देसी गाय का घी है, वो एक अच्छी तरह से रोटी बनाने के लिए, खाखरा बनाने के लिए और दवाई के लिए वो काम आता है। और भी जो सामान्य हमारे पथ्य पालन है कि जो पेशेंट्स जब भोजन से पहले पानी पीने की आदत नहीं करनी चाहिए, बार बार पानी पीने की आदत नहीं करनी चाहिए, बार बार खाने की आदत नहीं करनी चाहिए, और हैवी मील्स रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। और फ्रीक्वेंट मील्स, बार बार खाने की आदत, एक साथ ज़्यादा खाने की आदत, गुरुआहार करने की आदत, ये सब नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद तुरंत एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, भोजन करने के बाद तुरंत वॉकिंग नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर भोजन करने के बाद ये सब नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए, भोजन करने के बाद मसाज नहीं करना चाहिए, और भोजन करने के बाद कई हैवी एक्सरसाइज सब नहीं करना चाहिए। और साइंस की बात है इसलिए मैं एक भी करके इमीडिएटली भोजन करने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज जठराग्नि पर लोड करती है, हृदय पर भी लोड करती है। उदरसुल उरसुल के लिए लेट नाइट भोजन नहीं करना चाहिए, और जंक फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड के लिए आपने क्लिनिक में ऐसा बोर्ड रखना चाहिए, जंक फूड इज इंजरियस टू हेल्थ। ऑल प्रकार के भाजी पाव है, पिज्जा है, तमाम प्रकार के जो जंक फूड है, इट्स इंजरियस टू आवर हेल्थ, उसे हमें लिखना चाहिए। अब बात करते हैं उरसुल की बात करते हैं। तो उरसुल होता है हृदय रोग के कारण भी हो सकता है, प्रतिशय के कारण भी हो सकता है, वैसे जनरल मस्कुलर पेन से भी हो सकता है, गैस के भी कारण होता है। जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तो आपको चारों को ध्यान में रखकर ही दवा देने की, केवल गैस मानकर केवल ऐसे नहीं ले सकते, सभी को कंसिडर करके हम दवा देंगे। मॉडर्न में किसी को उरसुल आता है तो जाएंगे पेशेंट, उसको ईसीजी कराएंगे, कुछ जरूरत होगी तो और एग्जामिनेशन करेंगे, उनकी इकोकार्डियोग्राम करेंगे और सब देखेंगे। फिर बाद में प्रिस्क्रिप्शन आएगा, एक बीटा ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, और कोई ऐसी इनहिबिटर ड्रग्स देंगे, कोई ब्लड थिनर उनको देंगे, इकोस्प्रिन दिया जाएगा, क्लोपिडोग्राल दिया जाएगा, सॉर्बिट्रेट ऐसे ही दिया जाएगा, कोई नाइट्रेट ग्रुप की दवाई, इस तरह की दवाई दी जाएगी। इस तरह आपने 1500 रुपये का कंसल्टिंग दिया, फिर दिया, आप इस तरह की आपके दिया जाता है। लेकिन जो उरसुल होता है कि एक खास करके जो हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और जो बड़ी बड़ी बीमारी होती है, कैंसर है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, तो उसमें एक हमारे नेगेटिव अप्रोच की वजह से होता है। तो ये जो उरसुल क्यों होता है कि हमारे अंदर ये उरसुल क्यों होता है कि ऐसा कहा कि quarrels, disputes and stress induces chest heaviness in the chest and pain। जो हमारे जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से चेस्ट में हैवीनेस होता है, चेस्ट में पेन रहता है। तो ये तनाव क्यों होता है? तनाव की वजह से हमारी मांसपेशी में संकोच होता है, संकोच की वजह से हमें अलग अलग प्रकार की वेदनाएं होती है। वो कहीं उरसुल भी होता है, उदरसुल भी
कहीं भी प्रकार की वेदना, मस्कुलर पेन कहीं भी होता है, तो ये जो उरसुल होता है तो उसके लिए हमें बहुत बहुत आयुर्वेद का बेसिक समझना चाहिए। तो हमारे अंदर जो नेगेटिव अप्रोच होते हैं उसी की वजह से हमें तनाव होते हैं। नेगेटिव अप्रोच क्या, कई प्रकार के नेगेटिव अप्रोच हमारे वर्तन में, हमारे व्यवहार में होते हैं, इसी वजह से हमको तनाव होते हैं और तनाव की वजह से ये उरसुल होते हैं। देखिए आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, किस हम पहले से पढ़ते आते हैं तो उसमें ऐसा कि स्वस्थ से स्वास्थ्य, रक्षा, मातुर से विकार प्रशमन ऐसा बोलते हैं, लेकिन आज के जमाने में बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आयुर्वेद, द पर्पस ऑफ द आयुर्वेद इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। हमारे अंदर एक प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी बनती है। हम जब गुड हम जब जीवन शैली के नियमों का पालन करते हैं तो हमारे शरीर और शरीर के आसपास एक प्रकार के पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। इसी वजह से हमारे अंदर जो कॉस्मिक रिसेप्टर्स, कॉस्मिक चैनल्स होती है वो एक्टिवेट होते हैं और हमको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। और जब हम जीवन शैली के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमारे शरीर और शरीर के आसपास नेगेटिव मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी का सप्लाई रिड्यूस हो जाता है। नाउ दिस कॉस्मिक एनर्जी इज रियल सोर्स ऑफ गुड हेल्थ, लॉन्जिविटी, हाई सक्सेस, स्पिरिचुअल पेन एंड ऑल टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। और आयुर्वेद का लक्ष्य यही है कि हाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी एंड हाउ टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। ये कॉस्मिक एनर्जी का संबंध हमारा पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच से बिल्कुल है। तो हमारे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को समझने के लिए, ये उरसुल को समझने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच को हमें जरूर समझना चाहिए। कि आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने बीटा ब्लॉकर लिख दिया, उसको कोई ब्लड थिनर लिख दिया, कोई वासोडायलेटर लिख दिया, कैंसर चैनल ब्लॉकर दे दिया, कोई एटोरास्टेटिन, ऐसी चीजें लिख दिया। लेकिन आपके अंदर जो आपके वर्तन में, आपके जो व्यवहार में जो नेगेटिव अप्रोच है वो आपने दूर नहीं किया तो बीमारी लंबी जाएगी और आपको जीवन जीने में इतना मजा नहीं आएगा। और ये जो दवाई लेते हैं तो उसके दवाई की साइड इफेक्ट क्या है कि उसके कारण आदमी के अनइजीनेस, डलनेस, तंद्रा, निंद्रा ऐसा, और आलस्य तंद्रा ऐसा ऐसा ही रहता है। जबकि ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी जनरेट्स एंथुसियाज्म, क्रिएटिविटी, एडवांस रिसर्च एंड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, साउंड स्लीप, गुड हेल्थ, शार्प मेमोरी विद गुड वर्किंग एफिशिएंसी। आयुर्वेदिक, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक थेरेपी ऐसा नहीं होता है। अब उसमें आप लेते हैं तो आपको उत्साह आता है, तो काम करने में, जीवन जीने में आपको उत्साह आता है। जबकि इस तरह की दवाई लेते हैं उसमें कोई पथ्य पालन नहीं होता है, बिना कॉन्सेप्ट को समझे देते हैं, तो आपके अंदर ऐसे तंद्रा, आलस्य और ऐसे रहते हैं। उसका दूसरा इस चारी जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और बड़ी बड़ी बीमारी, डिप्रेशन की जो दवाइयाँ लंबी चलती है तो उसका साइड इफेक्ट ये रहता है कि उनमें डलने से सब रहता है। और दूसरा उसमें इम्पोर्टेंस ही आ जाती है। तो हमारी संस्कृति, हमारे आयुर्वेद, हमारी संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति और हमारा धर्म कभी भी हमको इम्पोर्टेंट नहीं बनाता है। हमारी जो हमारे जीवन में हमको संयम सिखाया जाता है, हमारे इंद्रियों का संयम बहुत सिखाया जाता है। और हमारी जो हमारा जो शुक्र धातु का प्रोडक्शन है वो 80 साल तक रहना चाहिए। पुरुषों की जो जातीय शक्ति है, उसका जातीय सामर्थ्य करीब उनको वृद्धावस्था तक उसको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि ना वीर्यम कुरुते किंचित वीर्य कृता ही सर्वक्रिया, वीर्य से कारण ही सर्वक्रिया होती है, कोई वीर्य के बिना कोई क्रिया नहीं होती। तो आदमी के अंदर जो शुक्र धातु का लेवल अच्छी तरह ही होना चाहिए। ऐसी कोई दवाई नहीं होनी चाहिए जिससे शुक्र धातु का क्षय हो जाए। तो हमारे जीवन में पॉजिटिव अप्रोच क्या है, नेगेटिव अप्रोच क्या है, वो आयुर्वेद अच्छी तरह समझता है। तो पॉजिटिव अप्रोच बहुत सारे बताए गए हैं। उसमें आयुर्वेद में सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच ये बताया गया कि आप सत्य बोलते हैं, सत्य आदमी का समर्थन करते हैं, सपोर्टिंग ट्रूथ, प्रमोटिंग ट्रूथ एक्टिविटीज, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द हॉनेस्ट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव अप्रोच। ये बहुत सबसे बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। इसके कारण आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। और अब जब सत्य बोलते हैं, सत्य आदमी का समर्थन करते हैं और प्रामाणिक रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव मॉलिक्यूल जनरेट होता है, आपको बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी का सप्लाई मिलता है। वही कॉस्मिक एनर्जी आपकी हार्ट, किडनी, ब्रेन उनके कार्य को मॉडिफाई करती है। वही कार्य आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उसमें हीलिंग करती है, आपके लिए बहुत फायदा करती है। और सत्य बोलने का बहुत सारे फायदे रहते हैं, व्यवहार में भी बहुत सारे फायदे रहते हैं। आप कहीं पे वर्क करते हैं, सत्य बोलते हैं, तो
तो आपके बुजुर्गों को आपके साथ जो काम करने वाले को आपके ऊपर विश्वास रहता है, तो आप प्रमोशन करते हैं। और विश्वास के कारण लग्न जीवन में भी आप सत्य बोलते हैं, तो आपका लग्न जीवन भी आपके मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छा रहता है। तो सत्य बोलने से आपको एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दूसरा एक पॉजिटिव अप्रोच है, आप जो भी कार्य करें उत्साह से करें। कोई भी कार्य में लापरवाही नहीं, कोई भी कार्य में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, कोई भी बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कई बार बड़ी लोग भी जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके मलमूत्र साफ करने की भी सेवा आती है। तो भी कोई भी काम छोटा नहीं, जो भी काम करते हैं उत्साह से करते हैं तो हमें पॉजिटिव मॉलिक्यूल मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये इससे आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। तीसरा एक पॉजिटिव अप्रोच है, जो भी कार्य करे निस्वार्थ भाव से करे, कोई भी काम हाँ, जो भी कार्य करे वो निस्वार्थ भाव से करे। कोई भी बदले की काम से कोई भी काम नहीं करे। जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं उसको पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिलती है। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई आपको कोई प्रज्ञाचक्षु मिल गए, कोई ब्लाइंड पर्सन, कोई डिसेबल पर्सन मिल गए, तो आपको आपको उसको हेल्प करके उसको रोड क्रॉस कराने में उसको आप हेल्प करते हैं, तो आपको पॉजिटिव अप्रोच मिलती है। आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मान लो आप बस में, ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको बैठने की जगह मिल रही है, लेकिन सामने एक महिला खड़ी है, उसके हाथ एक छोटी सी हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसको बैठने की जगह नहीं मिली। आपके सामने एक सीनियर सिटीजन स्त्री पुरुष खड़े हैं, उसको बैठने की जगह नहीं मिली है, लेकिन आप कष्ट करके उनको बैठाने की जगह करते हैं, उसको आप मदद करते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हृदय की प्रसन्नता बढ़ जाती है, क्योंकि ये अप्रोच आपका पॉजिटिव है। तुरंत ही कॉस्मिक एनर्जी का सप्लाई बढ़ जाता है और तुरंत ही आपके हृदय की प्रसन्नता बहुत बढ़ जाती है। तो ये निस्वार्थ सेवा के कारण आपके हृदय की प्रसन्नता बढ़ती है। सेल्फिश पीपल टेंड्स टू मैनी, उसको बहुत जो सेल्फिश पीपल है उनको बहुत सारी बीमारियों होने की संभावना रहती है। दूसरा एक पॉजिटिव अप्रोच है कि आपका विनम्रता का स्वभाव। विनम्रता के कारण आपको बहुत सारी चीज का फायदा होता है, बहुत सारी विद्याओं का प्राप्त होता है, और एक प्रकार का पॉजिटिव अप्रोच है, और उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे माननीय अब्दुल कलाम साहब बहुत विनम्र थे। दूसरा एक पॉजिटिव अप्रोच है कि दूसरों को सम्मान करने की आदत। जैसे छोटे छोटे आदमी, आप क्यून है या स्वीपर है, उनको भी मान से बुलाते, कोई किसी को अपमान करके आप किसी को भी नहीं करते, आप सब लोगों को मान से बुलाते। एक प्रकार का पॉजिटिव अप्रोच है, आपको अंदर पॉजिटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव अप्रोच क्या है? झूठ बोलते हैं, झूठे आदमी को समर्थन करते हैं, झूठी क्रिया को प्रमोट करते हैं, वो नेगेटिव अप्रोच है। कई लोग बात बात में झूठ बोल देते हैं, मजाक मजाक में झूठ बोल देते हैं, तो इससे नेगेटिव एनर्जी आपको आती है। जैसे ही आप झूठ बोलते हैं तो आपकी हृदय की क्रिया और जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। एक रिसर्च स्टडी के अनुसार जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं उनको बहुत बड़ी मेजर डिसीज होने की संभावना रहती है। कई बिजनेस ही ऐसे होते हैं जो लोग गलत काम करते हैं। जैसे आजकल हमारे देश में करीब करीब 1 लाख जितने नकली डॉक्टर है, नकली दवाखाना चलता है, नकली मेडिकल स्टोर चलते हैं, नकली लेबोरेटरी चलती है। तो इन लोग जो लोग नकली दवाइयाँ बेचते हैं, नकली मिलावट करते हैं कई चीज़ों में, जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो उन लोगों को दिन भर झूठ बोलना होता है, फोन पर भी झूठ बोलना होता है। तो बार बार झूठ बोलने से उनके शरीर में नेगेटिव मॉलिक्यूल्स बहुत जनरेट हो जाते हैं। वैसे ही मान लो किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो किसी पुरुष को है, किसी को महिला को है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये बार बार झूठ बोलने से क्या होगा कि इसके अंदर नेगेटिव मॉलिक्यूल जनरेट होगा, वही भविष्य में एंजियोप्लास्टी और बाईपास का कारण बनेगी। तो ये जो झूठ बोलने से आपके अंदर नेगेटिव मॉलिक्यूल बहुत जनरेट होते हैं। सत्य बोलने का एक बहुत महत्व है कि हमारे अंदर वाक सिद्धि बताई गई है। ऐसा बोला जाता है कि जो 12 साल तक सत्य बोलते हैं उसके अंदर वाक सिद्धि आती है, उनका संकल्प सामर्थ्य आता है, वो जो बोलते हैं ऐसा होता है। राजकोट में एक मांझी थी, एक वृद्ध महिला थी, उसके बारे में मैंने सुना था। वो जो भी बोलती थी वो ऐसी घटनाएं हो जाती थी। तो ये जो सत्य का सामर्थ्य है, तो ये सत्य का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। दूसरा, आप भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, पैसा देकर फाइल पसार करते हैं, पैसा देकर लेकर फाइल पसार कराते हैं, ये सारी चीजें नेगेटिव। उस समय तो काम आपका हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव अप्रोच है, आपके अंदर नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी। कोई कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं, कई जगह पे कोई इंस्टीट्यूट में काम करे, कोई बैंक में कोई जगह पे काम कर रहे, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में, लेकिन पॉलिटिक्स कोई अच्छा काम करते हैं तो 4 आदमी मिलकर उसके विरुद्ध पॉलिटिक्स करते हैं,
तो इस कॉन्स्पिरेसी प्लान करते हैं तो एक प्रकार का नेगेटिव अप्रोच है। चीटिंग करते हैं, कोई स्कैंडल करते हैं, ये सारी चीजें नेगेटिव अप्रोच है। कई बार आपको कोई आदमी मिलता है, आपके सामने मधुर भाषी होता है, बहुत मीठी मीठी चीजें बोलता है, लेकिन वही आदमी आपके पीछे आपके लिए गलत काम करता है, आपका खराब करता है, तो एक नेगेटिव अप्रोच है। दूसरा एक नेगेटिव अप्रोच ये है कि अत्यंत क्रोधी स्वभाव, अत्यंत क्रोधी स्वभाव एक नेगेटिव अप्रोच है। आयुर्वेद का मानना है, हमारे जो लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव है उनका उसकी लंबी आयु शक्य ही नहीं है, क्योंकि जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव है उनके अंदर इतने नेगेटिव मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है इतने अच्छी तरह काम ही नहीं कर सकते, तो उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारी होने की संभावना है। जो लोग क्रोधी स्वभाव है उनको वैसे प्याज लहसुन अच्छी चीज है, बहुत सारी दवा रोगों में काम करती है, लेकिन जिनका क्रोधी स्वभाव है उनको रोज रोज प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। दूसरा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उस कॉन्स्टिपेशन रिमूव करना चाहिए, और रोज रोज स्मॉल प्रवृत्ति होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता है। हफ्ते में 15 दिन में जैसा कोई कॉलम क्लीनर लेना रहता है तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिव आइडियाज जनरेट होते हैं, हमारे जो क्रोधी स्वभाव उस पर कंट्रोल होता है। दूसरा है चिड़चिड़ापन, इरिटेट हो जाता है, बार बार इरिटेट हो जाते हैं आदमी, कोई भी आप एडवाइस देते हो कुछ भी कहने से, खास करके टीन एज के लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव अप्रोच है, बिल्कुल नेगेटिव। दूसरा एक नेगेटिव अप्रोच है कि जिद्दी स्वभाव, कोई भी चीज मानते ही नहीं है, कोई भी मान लो कोई रोगी आ रहा है, आप जो एडवाइस दे रहे हैं तो उनको मानते नहीं, तो उसकी बीमारी लंबी चलने वाली। कई बार कई छोटे छोटे बच्चे को लेकर माँ बाप आते हैं, तो माँ बाप भी जिद्दी स्वभाव के होते हैं, तो बच्चे की बीमारी लंबी समय चलती है। एक रिसर्च स्टडी के अनुसार आजकल पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं और डाइवर्स के केसेस भी बहुत होते हैं, तो इसके डाइवर्स का सबसे बड़ा कारण यही है कि पति या पत्नी का या दोनों का जिद्दी स्वभाव ही उसका कारण रहता है। तो जिद्दी स्वभाव भी एक प्रकार का नेगेटिव अप्रोच है। दूसरा, आजकल क्या एजुकेशन बहुत बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में पारस्पर डोमेस्टिक झगड़े, अंदर अंदर के जो डिस्प्यूट्स है वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे पिता पुत्र में झगड़े होते हैं, भाई भाई में, भाई बहन में, पति 50% से ज्यादा पति पत्नी में झगड़े होते हैं, और 80% से ज्यादा सास बहू में झगड़ा होते हैं। तो झगड़े होते रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में झगड़े होते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे भी झगड़े होते हैं। झगड़े होने के बाद बदले लेने के विचार आते हैं, वो उसको रिवेंज आइडियाज बोला जाता है। वो रिवेंज आइडियाज होता है, वो नेगेटिव थॉट्स आता है, वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी आती है, वो भी आपको शरीर में बहुत सारी बीमारी करती है। इसी की वजह से हमारे संस्कृति में हम दीपावली का त्यौहार का आयोजन किया जाए। तो दीपावली के त्यौहार में आप जब साल में किसी के साथ अनबन बनी हो तो उसको आप नूतन वर्ष अभिनंदन सामने से बोल देते हैं, तो उसके प्रति जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो चले जाते हैं। संवत्सरी के त्यौहार होते हैं, आप मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं उनको सामने से, उसके प्रति जो नेगेटिव थॉट्स आता है वो चले जाते हैं, तो आपके अंदर भी नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं, तो आपके हृदय की प्रक्रिया अच्छी तरह रहती है। दूसरा एक नेगेटिव अप्रोच है कि आपको ईर्ष्या आती है बार बार, तो ईर्ष्या के बारे में भी बहुत सारी संप्राप्तियों में आयुर्वेद में लिखा गया, एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती है। दूसरा, आप बहुत ओवर वर्क करते हैं, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा भी काम करते हैं, आप बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लेते, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, आपका माइंड सतत का वर्क कहीं ना कहीं चला, थॉट प्रोसेस आपका वैसे ही रहता है, तो आप ब्रेक नहीं लेते हैं। थोड़ा आप, जैसे हमारे माननीय अब्दुल कलाम साहब थे, तो रात को 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस से घर पे आते हैं तो आधे घंटे तक शांत होकर बैठ जाते थे, पूरी दुनिया को, पूरे परिवार को, सब कुछ भुलाकर शांत होकर जाकर बैठ जाते थे। मैंने कई प्रोफेसर को भी देखा है, रात को आकर शांत होकर बैठ जाते, पूरी दुनिया को भूल, जैसे सन्यासी आधे घंटे के लिए सन्यासी हो जाते, थॉटलेस माइंड की प्रैक्टिस करते हैं। जो थॉटलेस माइंड की प्रैक्टिस करते हैं उससे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, हमारे हृदय की प्रक्रिया, हमारे शरीर के बहुत सारे महत्व के अवयवों की प्रक्रिया में बहुत सारे मॉडिफिकेशन होता है, बहुत सारा सुधार होता है। एक और नेगेटिव अप्रोच है कि रूठ जाना, बार बार रूठ जाते लोग, जैसे बच्चों में रूठपना हो जाता है, कई बच्चे मध्यम वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीजें नहीं मिल पाती है, महंगी चीजें, तो वो रूठ जाते बार बार। पति पत्नी में भी, पत्नी में बहुत सारा रूठ जाना ऐसा हो जाता है, भी एक प्रकार का नेगेटिव अप्रोच है, और उसको भी दूर करना चाहिए बातचीत से, नहीं तो वही आगे जाकर मानसिक बीमारी, डिप्रेशन, ये सब करता है। उससे और बहुत सारे नेगेटिव अप्रोच है, हमारे व्यसन, हमारे बहुत सारी चीजें, लेकिन यही है, हमें, हमारे एक डॉक्टर है, हम मान लो आपको चेस्ट पेन हुआ हो, कोई बार बार चेस्ट पेन हो, प्रीवियसली आपको हार्ट अटैक हो गया हो, और कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, डायबिटीज रहता हो, और कोई बड़ी बीमारी, कैंसर हो, बहुत सारी बीमारी है,
तो उसमें आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर नेगेटिव अप्रोच कैसा है, कि मैं झूठ बोलता हूँ, झूठे आदमी को समर्थन करता हूँ, झूठी क्रिया को प्रमोट करता हूँ, कोई कॉन्स्पिरेसी प्लान करता हूँ, कोई स्कैंडल करता हूँ, कोई चीटिंग करता हूँ, मेरे में क्रोध ज़्यादा है, मेरे में इरिटेशन ज़्यादा है, ईर्ष्या मेरे में है, कि मेरे में मेरा जिद्दी स्वभाव है, बदले लेने का मेरा स्वभाव है। इस तरह का जो भी नेगेटिव अप्रोच है वो हमें देखना चाहिए। हेलो, हाँ, वो हमें देखना चाहिए। तो ये नेगेटिव अप्रोच हम जैसे हम निकालेंगे तो हमारे स्वास्थ्य में लाभ होगा, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है उनकी क्रिया बढ़ेगी। तो चेस्ट पेन का कोई पेशेंट आता है तो वैसे ही आप वैसी दवाई दे दो, वो जरूरी नहीं है। आपके अंदर नेगेटिव अप्रोच, आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव अप्रोच है, इसलिए आपको हृदय रोग हो रहा है, अब इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए चेस्ट पेन हो रहा है, इसलिए तनाव हो रहा है आपको, क्या है, शवासन करना या योगा करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप दिमाग में, आपके माइंड में ऐसी चीजें घुस गई है, आपके बर्तन में नेगेटिव अप्रोच है, आपके माइंड में ऐसे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए तो आप इसे पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच, इस तरह की छोटी सी बुकलेट बनाकर रखनी चाहिए। 25-20 आपके क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, 25-30 मिनट में आप सब बात नहीं कह सकते, देखो हमने एक आरोग्य अमृत पुस्तक बनाई है, उसमें और थोड़ा सा ऐसा लिख कर दे सकते हैं, तो पेशेंट ऐसे बार बार पढ़ते हैं तो फिर पेशेंट पुराना हो जाता है, तो उस बात का और ट्रेन हो जाता है। दूसरा, उसको बार बार ऐसा बोलना चाहिए कि ट्रेन योर माइंड पॉजिटिव थॉट्स, जो आप सोचते हैं ऐसा ही होता है, आप जितना जैसा सोचते हैं इस तरह की चीजें ही आपके जीवन में, आपका पीसफुल माइंड, डिस्टर्ब माइंड, आपका आपके अंदर रोगी होना, आपके हेल्दी होना, स्वस्थ होना, ये सारी चीजें आपके थॉट्स के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि माइंड स्टोर्स थॉट्स एंड इमेजेस, उसकी बहुत सारी उसका बहुत सारा प्रभाव होता है। तो रसुल में आगे इस तरह से केवल दवाइयों का काम नहीं होता है, तो ये बिल्कुल हमारे जीवन में पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, जितने जितने नेगेटिव अप्रोच है उसको दूर करने की हमें बिल्कुल। दूसरा एक नेगेटिव अप्रोच मैं भूल गया कि कई घरों में झगड़े बहुत होते हैं, सब सुबह उठ के ही किचकिच चालू हो जाती है, बोलना चालू हो जाता है कि ये चीज यहाँ पड़ी है, ये चीज यहाँ पड़ी, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, सुबह उठ के ही चल गए, ये चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, तो वही आगे जाके आपको चेस्ट पेन और चेस्ट में हैवीनेस घर के बहुत सारे सभ्यों को हो जाती है। और ये चेस्ट पेन का भी आगे जाके अगले आने वाले सालों में बहुत महत्व का टॉपिक होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो गए, सारे बच्चे हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर क्लासेस पूरे दिन बैठते रहते हैं, और ऐसे मोबाइल का यूज ज़्यादा होता है, तो एक्टिविटी नहीं होती। तो ये आजकल क्या होता है कि मैंने तो 35-36 साल की उम्र में भी चेस्ट पेन होता है और हार्ट अटैक हुआ है, ऐसा भी केसेस बने। 25-28 साल की उम्र में भी चेस्ट पेन हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, ऐसा भी बना है। और 20-23 साल में भी हुआ है, 18 साल में भी बना है, 18 साल की उम्र में भी बच्चे को चेस्ट पेन हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ऐसे भी केसेस अहमदाबाद के अस्पतालों में बने हैं। तो ऐसे होते हैं क्योंकि जंक फूड का यूज बहुत बढ़ रहा है, लेट नाइट खाना बहुत बढ़ रहा है, रात को लोग 10 बजे खाते हैं, 11 बजे, 12 बजे खाते हैं, और ऐसे जंक फूड, मैदे की चीजें, ये ब्रेड, पाव, ऐसी चीजें खाते हैं। तो इसी की वजह से आगे जाके आने वाले सालों में केसेस होने की संभावना बहुत हो सकती है। तो हमारे हृदय की सुरक्षा के लिए, हमारे जो भविष्य आने वाली पीढ़ी को इस तरह के चेस्ट पे ना हो, इस तरह के ना हो, तो उनको रोज दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। लोग चलते हैं रोज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलते तो अच्छा है, लेकिन आपको स्वस्थ, आप बिल्कुल स्वस्थ है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कोई हार्ट अटैक ना हो, आपको कोई हृदय की संबंधी बीमारी ना हो, आपको कोई ऐसी खतरनाक बीमारी ना हो, तो रोज आप सुबह में आपको दौड़ना चाहिए। रोज आपको 10 मिनट, 15 मिनट, धीमे धीमे करके आपको एक प्रकार की फिटनेस मेंटेन करनी चाहिए। दौड़ने की वजह से आपका हृदय बहुत अच्छी तरह वर्क करता है, कहीं पे भी अवरोध होता है तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, तो कहीं पे भी अवरोध होता है धीमे धीमे खुलने लगता है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लंग्स को भी अच्छी एक्सरसाइज मिलती है, आजकल कोरोना चल रहा है तो उसमें भी एक अच्छा, एक लंग्स को भी एक अच्छी एक्सरसाइज मिलती है, हमारे इंटेस्टाइन को, जठराग्नि को एक अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। पूरे शुरू में हमने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई की है, जैसे बहुत सालों पहले शुरू में हम करते लहसुन शिपा गुल मध्याय में बताया गया, जैसे 15-20 कली लहसुन या उससे भी ज्यादा लहसुन की कली है, उसको अधकुचरा कूट कर उसमें करीब 150 ml दूध और थोड़ा सा पानी मिलाकर स्लोली बॉईल करिए।
5 मिनट बॉईल करके 2 उफान आ जाएगी, फिर छान कर उसमें से थोड़ा सा दूध पी लीजिए और उसमें से थोड़ा सा लहसुन खा लीजिए। और ये कब खाना है? सुबह 6 बजे और शाम को 4 बजे खाना है। सुबह 6 बजे खाना है, उसके बाद 2-3 घंटे तो कुछ खाना नहीं। शाम को 4 बजे लेना है, उसके बाद 2-3 घंटे तक कुछ खाना नहीं। जब लहसुन सिरका लेते हैं तो रात को सोते समय आपको हरित की टैबलेट लेनी होती है। सुबह 8-9 बजे आपको साथ में सुदर्शन घनवटी ऐसी चीज लेनी होती है। और खाने में ऐसे लघु आहार लेने होते हैं जो वात का समन करते हैं और जो सिर्फ जठराग्नि को यूजफुल है, ऐसे पहले बताया गया इस तरह से आहार लेते हैं, तो ये उरसों में बहुत अच्छा काम करते हैं। अ, ले, ले, लेकिन एक चीज है, एक मरीच के बारे में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है कि जो मरीच चूर्ण है, बाजार में बहुत प्रकार की मरीच मिलते हैं, जैसे भट्टी मरी मिलते हैं, भट्टी मिरी, वट्टाणा मिरी, ऐसे कई प्रकार के मरीच मिलते हैं। तो मरीच का पाउडर हमें घर पे करना चाहिए। 750 वाट की आपका मिक्सर है, मिक्सर में पाउडर ये सारी जो भी वॉलेटाइल ऑयल है, जो लविंग है, मरीच है, लिंडी पीपर है, सूंठी है, जिसमें वॉलेटाइल ऑयल है, इलायची है, उसका आप घर पे आपको पल्वराइजर या घंटी में करने के बजाय आपके मिक्सर में करोगे तो मिक्सर के जो 750 वाट की मोटर है उसमें करना चाहिए। और आपको जो मिक्सर में उसमें जो ग्राइंडर की जो जार होती है उसकी 4-5 एक्स्ट्रा जार रखनी चाहिए। और जो चटनी की जार है वो भी 2-3-4 एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। फिर एक जार के बाद दूसरी जार में डालो, तीसरी जार में, इस तरह करते करते उसको माइक्रो करना चाहिए। फिर ऐसे ही चटनी की जार में उसको घुमाते घुमाते उसको माइक्रो पाउडर करना चाहिए। इस तरह से मरीच का माइक्रो पाउडर हो जाता है। तो ये माइक्रो पाउडर है, ये उसको प्रमाथी द्रव्य कहा जाए। तो उस प्रमाथी द्रव्य क्या होता है कि जिस स्रोतस में जो अवरोध है उसको बलपूर्वक निकाल देता है, बलपूर्वक निकाल देता है। जो मान लो कि कोई एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया हो, कोई स्रोतस में फैट जमा हो गया हो या कफ जमा हो गया हो, तो उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो आपको मान लो कि चेस्ट पेन हो रहा है, साथ में वो पेन रिफर हो रहा है, लेफ्ट आर्म में चला रहा जा रहा है, नेक में जा रहा है, पीछे स्कैपुला में भी पेन रिफर हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो ये सारे सिम्टम्स में ये मरीच चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। तो मरीच चूर्ण 3-4 ग्राम मरीच चूर्ण और उसमें थोड़ा सा दारू हल्दी चूर्ण मिक्स कर दीजिए। तो आप मान लीजिए 40 ग्राम मरीच का चूर्ण है, उसमें 10 ग्राम दारू हल्दी का चूर्ण है, मिक्स करके बना इस तरह से। लेकिन क्लिनिक में क्या है होता है कि इस बटर पेपर में पुड़िया बनाती है, न्यूज़पेपर में पुड़िया नहीं बना सकते। वैसे ही आजकल तो कोरोना चल रहा है, तो न्यूज़पेपर में तो बहुत सारे लोगों के हाथ से आता है, बटर पेपर एक प्रकार का डिस्पोजेबल हो जाता है। तो क्लिनिक में ऐसा नहीं चलता है, जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में वैसे ही पाउडर दे देते हैं न्यूज़पेपर के अंदर पैकिंग करके, ऐसा क्लिनिक में नहीं चलता है। क्लिनिक में तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स, हाईली एजुकेटेड पीएचडी हुए डॉक्टर्स के रिलेटिव्स आते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह मेडिसिन प्रेजेंट करना होता है। तो इस तरह से बटर पेपर में आपको प्रेजेंट कर दीजिए। ये मरीच चूर्ण है, उर्सू में बहुत अच्छा काम करता है। तो मरीच चूर्ण आप रात को सोते समय भी ले सकते हैं, सुबह में भी दे सकते हैं। मरीच चूर्ण के बारे में बताया गया है कि कटु उष्णम दीपनम कफ वातग्नम, उसमें लिखे उष्ण पित्तकरम रुक्षम श्वास शूल को भी हद करता है। और हमारे जो सुश्रुत संहिता एक बहुत अच्छे इतने जाने माने सर्जन भी हैं, तो उन्होंने लिखा है कि नति उष्ण नति शीतम जो वीर्यते मरीच शीतम विशेषतः चक्षु से, उनका गुण विशेषतः चक्षु से भी है। ये जो मरीच है एक प्रकार का चक्षु से इफेक्ट भी है। तो और छेदितवार शोषण और दीपनम का फात जीत, इस तरह से बहुत अच्छी चीज का चरक संहिता में भी लिखी है। एक बहुत अच्छी चीज है ये जो है। आप वर्षों में जिसको चेस्ट में हैवीनेस रह रहा है, पेन रिफर एंजाइना जैसा ही पेन है, तो जब मान लो कि जैसे एक क्लोपिडोग्रेल या इकोस्पिन काम करता है या कोई नाइट्रेट ग्लूकोज की दवाई काम करती है या कोई एटोरोस्टेटिन साथ में देते, तो इस तरह का ये बहुत अच्छा है। ये अच्छी तरह का आपने बना लिया तो ये अच्छा काम करता है। इस तरह से कोई भी गर्म चीज, गर्म उष्ण द्रव्य वाली चीज देते हैं तो बीच बीच में आपकी सेफ्टी के लिए और पेशेंट की भी के अच्छा एक भलाई के लिए आप यूरिन रूटीन चेक कराते हैं। यूरिन में कोई रेड सेल्स जाता है कि नहीं, यूरिन में पॉज सेल्स जाता है कि, यूरिन में ऑक्सीडेंट चेक लेना चाहिए। इस तरह की दवाई देते हैं। तो 5-7 दिन की दवाई देनी है, ज़्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए। और फिर थोड़े थोड़े दिन के बाद भी चेक करना चाहिए। पेशेंट को भी बोलना चाहिए कि आप यूरिन को देखते रहिए, यूरिन में कोई यूरिन का कलर कैसा है, व्हाइट कलर है, रेड कलर है, येलो कलर है, किस तरह का कलर है, उस तरह का वो देखते रहना चाहिए।
दूसरी मेडिसिन में रसम सर्पा का मैंने ये हृदय आवरण चूर्ण, मैंने पहले भी बात किया कि हृदय आवरण चूर्ण जिसमें त्रिकटु होता है, हरित की होती है, तो लवण होते हैं, जितने भी लवण, इस तरह से भी ये आप रसुल में दे सकते हैं। कर्णादि चूर्ण अच्छी क्वालिटी का, सूंठ का पाउडर, मरीच का पाउडर और लिंडी पीपर का, पिपली चूर्ण का, ये भी आप दे सकते हैं। और कंटकारी क्वाथ, अच्छी क्वालिटी की कंटकारी, अलग अलग प्रकार की कंटकारी अच्छी। अब जैसे ही अब सीजन आएगी, गोरखमुंडी की सीजन आएगी, कोकसुर की सीजन आएगी, कंटकारी भी अच्छी अच्छी आने लगेगी। कंटकारी को आप उसका भी डबल प्रोसेस अच्छी तरह से वॉश करना होता है। आप ग्रीन हरी कंटकारी ले आइए, उसको दो अच्छी तरह से वॉश करिए, उसको 5-6 बार धोना पड़ता है कंटकारी को। एक बार कंटकारी के धोने से नहीं होता है। और उसको आपको सीजर से उसका बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ती है, उसके कांटे पहले से निकालने पड़ते हैं, उसको टुकड़े करके उसको सुखाना होता है। तो ये कंटकारी को आप बाहर बहुत धूप में नहीं सुखा सकते, वो छाया सुस्ती उसका करते हैं। इसको क्रश करके उसका भी डबल प्रोसीजर लगता है और उसका आउटपुट बना सकते हैं। ये कंटकारी के बाद इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से उरसुल में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी दवाई काम करते हैं। कोई भी प्रकार की सूल होते हैं उसमें डिवाइन थेरेपी भी हमें देखनी चाहिए। डिवाइन जो भी सूल होते हैं उसका जो भी पेन होते हैं, हमारे बुजुर्गों का कहना है, वडीलों का, और हमारे पर 9 ग्रह और 27 नक्षत्र का प्रभाव रहता है। तो शनिदेव का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो जो जिन लोगों को पेन लंबे समय से रहता है, बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि लोहे का दान करो, तो लोहे का संबंध शनिदेव से है। तो जो शनिदेव का मंत्र होता है, ओम सम सन्निश्चराय नमः, ओम सम सन्निश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सम सन्निश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सम सन्निश्चराय नमः। और शनिदेव के बारे में कहा गया कि पिंगल कृष्ण छाया नंदन यौम कोश रुद्र भंजन सौरिमन शनि दस नामा भानुपुत्र पूजे सब कामा जाप प्रभु प्रसन्न जाए रंगव राव करे क्षणमय। उस लास्ट में बताया गया कि पीपल जल शनिदेव दिवस चढ़ाए, दीप पीपल जल शनिदेव चढ़ाए, दीपदान दे बहुत सुख पावत। जो शनिदेव है, ये जो पेन में पीड़ाओं में दूर करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो शनिदेव जो शनिवार के दिन खास पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाना चाहिए। शाम को 5 के 8 के बीच पीपल के पेड़ के नजीक तिल का दीपक पर जलाना चाहिए। ये शनिदेव को प्रसन्नता के लिए शनिदेव के और ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र भी बोलना चाहिए। वैसे सभी 9 ग्रह का हमें आदर करना चाहिए, हमारे पितरों का भी आदर करना चाहिए, हमारे गुरु का भी आदर करना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे बहुत सारी लंबी बीमारी पैदा करती है। आगे मैंने ये वासुक चूर्ण बताया था, तो वासुक चूर्ण में मुझे बताने की रह गया कि वासुक चूर्ण बुधवार और शनिवार को लेना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में कन्या लग्न है और कन्या लग्न है, धन लग्न है, तो कन्या लग्न है, धन का जो 10वां स्थान है, कर्म स्थान, वो बुध के रिलेटेड हो जाएगा। तो बुध ऐसा ग्रह है कि वो सूर्य के साथ ही चलता है, तो बाहर अस्त हो जाता है। तो जिनका इस तरह से कन्या लग्न है या धन लग्न है, तो इस तरह से उनका बार बार बुध अस्त हो जाए, तो उनका व्यवसाय का काम है, उसे बार बार तो थोड़ी सी रुकावट आ जाती है, क्योंकि बुध उसका अस्त हो जाता है। तो उनको ये जो उन लोगों को ये वासा का चूर्ण करना चाहिए। बुध जैसे बुध का नंग पहनते हैं, वैसे ही वासा चूर्ण खाते हैं, वैसे ही उसका इस तरह काम रहता है। इस तरह से ग्रह नक्षत्र का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तो ये डिवाइन थेरेपी की बात की। और भी ये है, आप क्लिनिक में आम्रादि लेप बना सकते हैं। जैसे आंबा हल्दी, अभी आंबा हल्दी की सीजन चालू हो जाएगी, जो भी हार्डविक लोग होते हैं उसके पास आंबा हल्दी होती है, तो आंबा हल्दी का पाउडर होता है, उसमें गेरी का पाउडर मिक्स करते हैं, उसमें थोड़ा सा हल्दी का मान लो 20 ग्राम आंबा हल्दी का पाउडर होता है, उसमें 8-10 ग्राम गेरी का सुवर्ण गेरी का पाउडर मिक्स करते हैं, और उसमें 5 ग्राम अच्छी क्वालिटी की हल्दी का पाउडर मिक्स करते हैं और फिर बना देते हैं। फिर 1 चम्मच पाउडर 2-3 चम्मच पानी में मिलाकर गर्म करके उसका गाढ़ा लेप करते हैं। और जहाँ पे आपको चोट लगी है, कहीं मान लो किसी ने मारा है, मुक्का मारा है, कि लकड़ी मारी है, क्रिकेट खेलते खेलते आपको बॉल लग गया, कुछ लग गया, अभिघात हो गया, तो उसमें अच्छी चीज है। आपको चिकनगुनिया है तो चिकनगुनिया अमवात में शुरू में आम्रादि लेप का लेप करना चाहिए। उसके बाद आपको विश्वादि लेप भी अच्छा काम करते हैं। जैसे सूंठी पाउडर है, 1 चम्मच सूंठी पाउडर 2-3 चम्मच पानी मिलाकर उसका भी आप लेप कर सकते हैं।
वो भी एक अच्छी तरह काम करता है। दूसरी एक चीज बना सकते हैं अश्वगंधा का तेल, और वो भी एक ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहीं आपको पेन हुआ है तो उसमें भी आप एक्सटर्नली आप लगाने के लिए, आपको जब निराम बात हो जाए तब लगाने के लिए अच्छी तरह काम है। अश्वगंधा का तेल बनाते हैं इसी तरह से अश्वगंधा का ऑइंटमेंट भी आप बना सकते हैं, वो भी अच्छी तरह काम करता है। और दूसरा एक चीज है स्किन केयर ऑयल, मैंने अभी बताया था स्किन केयर ऑयल, ये दांतों में दर्द होता है उसमें अच्छी तरह काम करता है। मान लो आपको दांत में दर्द क्यों होता है, वो भी मंदाग्नि के कारण होता है, वो भी प्रतिशय के कारण होता है दांत। तो उसमें क्या है कि आपको दांत में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है तो उसमें भी आपको हमारे जो पुराने जो ट्रेडिशनल वैद्य थे वो उपवास कराते थे, वो भी आपकी कैपेसिटी के अनुसार उपवास कराना चाहिए, लघु आहार कराना चाहिए। फिर ये जो स्किन केयर ऑयल है उसमें जो जॉनसन जॉनसन के बॉट्स होते हैं उसमें डुबाकर उसके पेशेंट के जहाँ पे दर्द होता है वहाँ उसके आसपास और पूरे दांत में ड्रेसिंग करना चाहिए। और जहाँ पे दांत में दुखता है वहाँ पे आप ड्रेसिंग जैसा कुछ वहाँ पे हल्का सा मसाज करोगे तो वहाँ से सफेद सफेद प्रभावी और थोड़ा सा चिकना पदार्थ निकलेगा, और उसको लाल लाला होगा और कुल्ले करा दीजिए। तो जैसे ही आप ऐसी तरह से ड्रेसिंग करोगे तो तुरंत ही उसको पेन में राहत होगा। दूसरा जिसको दांत में वेदना होती है उसको दर्शन संस्कार चूर्ण अच्छा रहता है, जो बाजार में आप घर पे बनाएंगे दर्शन संस्कार चूर्ण, और उसमें एक मरीच पाउडर और रिक्की पाउडर नागर मोथा इस तरह का पाउडर होता है। जो घर में जो बनाते हैं उसमें जो दर्शन संस्कार चूर्ण होता है उसमें सुपारी को निकाल दीजिए, और फिर जब आप उसको जो 40-40 ग्राम का पैकेट बना दीजिए उसमें एक्स्ट्रा लविंग पाउडर ऐड कर दीजिए। तो इस एक्स्ट्रा लविंग पाउडर आपने ऐड कर दिया फिर वो आप लगा दीजिए। आपको दांत में वेदना हो रही है तो टूथब्रश से आप दांत को साफ नहीं करें, आप उंगली से दांत साफ करिए, पहले वर्टक्स दांत को साफ करिए फिर ट्रांसफर साफ करिए, पर ऐसे दिन में 2-3 बार करें। अच्छी तरह का लविंग पाउडर आपने घर पे मिक्सर पर बनाए, अच्छे सभी अच्छे पाउडर बनाए। नागरमोथा का पाउडर बहुत अच्छी क्वालिटी का बताया, उसमें काथा भी बहुत अच्छा डाला है, तो बेस्ट क्वालिटी का आपका दर्शन संस्कार चूर्ण बनेगा। पेशेंट याद रखेगा, बार बार याद रखेगा, लोग टाइम में रहते हैं भी याद करके भी इतनी कंपटीशन है तो मंगवाते हैं इस तरह का मॉडिफाई किया। और दांत में दर्द होता है तो उसमें बहुत अच्छी चीज है। आपको कहीं भी दांत में कोई तकलीफ है तो आप जल्दीबाजी से कोई दांत की डेंटल की ट्रीटमेंट नहीं कराए, तो इस तरह से अच्छी चीज है। स्किन केयर ऑयल है, आप कान में दर्द होता है उसमें भी लगा सकते हैं, कान के आसपास सेक करिए, सौंठ का लेप लगाइए और कान में भी स्किन केयर ऑयल डालिए। कई व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि अदरक का रस डालिए, फलानी चीज़ों का रस डालिए, इस तरह का रस कान में नहीं डालना चाहिए, उसमें फंगस और बहुत सारे इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन होने की संभावना रहती चाहिए। ये हल्दी है, एंटीसेप्टिक है अच्छी तरह, ये कान में दर्द होता है वो भी जुफ्तागी के साथ संबंध रहता है। दूसरा सीरियस में भी आप सौंठ आप जठराग्नि का चिकित्सा करिए, विश्वादि जल सुदर्शन गंगवटी स्वादि चूर्ण इस तरह से जठराग्नि की चिकित्सा करिए। पत्ते का और सौंठी का चूर्ण है, एक चम्मच सौंठी का चूर्ण 2-3 चम्मच पानी में मिलाकर उसका लेप करिए। इस तरह से पार्श्व वेदना का सबका आता है, इस तरह जो भी मैंने लेप बताए वो सब काम करते हैं। ये हमारा जो गुड़ आद्रक प्रयोग, गुड़ विश्वा प्रयोग, विश्वादि चूर्ण, विश्वादि क्वाथ, ये सारी चीजें हमारे काम करते हैं। कटिल स्लोप का होता है, जल्दीबाजी से स्पाइन की सर्जरी नहीं कराए, जल्दीबाजी से स्पाइन की सर्जरी नहीं कराए, आप सैंड थेरेपी लीजिए, रीति का प्रयोग करिए और निराम होने की चिकित्सा करिए, बिल्कुल अच्छे हो जाए। तो ये जो पेन मैनेजमेंट का बहुत सारी चीज है, लेकिन खास तौर पे उदरसूल में हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी नेगेटिव अप्रोच है मुझे निकालना चाहिए। तो इसमें बहुत सारी लंबी चीजें हैं लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समाप्त करता हूँ। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, आप लोगों से भी बहुत सारी मुझे सीखना है, जानना है। आपका कोई सवाल है तो मुझे जरूर पूछिए। माननीय हेतलबेन दवे का और माननीय बलदेव जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, यहाँ पे जो उपस्थित है सबका मैं भी आभारी हूँ। धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है मुझे जरूर पूछिए। नम्रता अनम्यूट कर लीजिए, डॉक्टर नम्रता। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। आपने बहुत सारे शूल के सभी ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स को आपने कवर किया है। डॉक्टर प्रिया के यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए हैं सर, कि पहला ये कि त्रिफला क्वाथ के सेवन से पेप्टिक शूल का समन कैसे होता है सर, ये समझाएं। हेलो सर, हेलो हेलो, हाँ जी सर, आप सर बोलो मैं तो आवाज नहीं सुनना है जी मुझे। जी जी जी
सर एक डॉक्टर प्रिया का एक क्वेश्चन है कि त्रिफलाक्वाथ के सेवन से पैतृक शूल का समन कैसे होता है, ये समझाएं। किसका? कटिशूल का? नहीं, त्रिफलाक्वाथ के सेवन से पैतृक हेलो। शूल आपने बताया। हाँ हेलो, हाँ जी सर, मैं मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। हाँ, आप ऐसा पूछ रहे हैं त्रिफलाक्वाथ से पैतृक शूल का संबंध कैसा होता है? जी जी जी। हाँ, त्रिफला, हाँ, अच्छा अच्छा। जैसे 6-8 महीने पुराने ऐसे से पेन आते, पेन के जो पेस्ट आते हैं, तो ये उपशयन जैसे जैसे घृत लेने से पेन समन होता है, जीरा शक्कर का पानी लेने से पेन में थोड़ी राहत होती है, वैसे ही त्रिफलाक्वाथ लेने से ही ये त्रिफलाक्वाथ वैसे ही पित्त समन है, तो पित्त निकलता है और शोथ उसमें से इन्फ्लामेशन कम होता है, तो वैसे ही कम हो जाता है। अच्छा सर, एक दूसरा क्वेश्चन उनका ही है, डॉक्टर प्रिया का। उनका है कि गुड़ पिपली चूर्ण कैसे कृमि कोष्ठ में हितकारी होता है? हेलो सर। हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो, आप फिर से बोलिए। हेलो। हाँ, बोलो। जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है हाँ, कि बोलो गुड़ बोलो। पिपली चूर्ण, जी, गुड़ पिपली चूर्ण कैसे कृमि कोष्ठ में हितकर होता है? गुड़ पिपली चूर्ण कैसे कैसे कृमि कोष्ठ कोष्ठ में? में हितकर, कृमि कोष्ठ में हितकर कैसे होता है, ये हाँ, तो पूछ रहे हैं। डेफिनेटली जो बच्चों के कृमि में जैसे वावडिंग देते हैं, कुबेराक्स देते हैं, इंद्रजव देते हैं कृमि में, लेकिन ये गुड़ पिपली भी कृमिक नहीं है, वो शास्त्र सम्मत किया है, वो कृमिक नहीं है, वो कृमिक अच्छा अच्छा। चीज है। आप प्रातःकाल दीजिए, वो कृमिक, उसको शास्त्र में लिखा गया है, और कृमिक नहीं है, वो हम सालों से यूज करते हैं। जी वो थैंक यू वीकनेस, सर। और अगर किसी का क्वेश्चन कुछ कृमि है? को ग्रोथ। जी सर। जी सर। सर दो ही क्वेश्चन पुट अप हुए थे, बाकी लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था सर। सभी कमेंट्स काफी, सभी लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया है। और सर आपने भी शूल के हर एक फैक्टर को कंपाइल किया। उधर शूल में भी सर आपने निदान से लेके उपशयन, उपशय और डिफरेंशियल डायग्नोसिस और पथ्य अपथ्य सभी कुछ, और पूरा शूल में सर आपने बहुत ही अच्छी जो पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच बताई। तो सर फॉर बीइंग अ योगा स्टूडेंट, योगा में भी सर आसन के पहले यम और नियम का ही विधान है। तो जो यम और नियम की पालना पहले नहीं सीखते, उनको आसन का भी कोई फलश्रुति नहीं होती है। ये योगा में भी है सर। तो आपने बहुत ही अच्छा आज आपका सेशन था, और हम जैसे फिजिशियन और क्लिनिशियन निश्चित रूप से आज के आपके लेक्चर से बहुत बेनिफिशियल ये हमारे लिए होगा सर। अंत में इस सेशन के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं मेरी गुरु डॉक्टर हेतल मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक थैंक्स स्पीच के साथ में इस सेशन को एंड करेंगे। मैम, मैम ओवर टू यू। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद बेटा। मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर ममता को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ममता। हेलो डॉक्टर ममता। डॉक्टर ममता। अच्छा, शायद है नहीं। नहीं मैम।